हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडी बज़। आज के वीडियो में हम लोग एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। वो होने वाला है मेंसुरेशन। अब देखो, मेंसुरेशन जो है वो बहुत ही ज्यादा फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक है। इसमें बहुत ज्यादा लॉजिकल क्वेश्चंस आपको देखने को कमी मिलेंगे। आपको जो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होते हैं उससे रिलेटेड आपको सारे फॉर्मूले पता होने चाहिए। जैसे हमारे पास क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, कोन हो गया, लेटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, फ्रस्टम। इस तरीके के जितने भी डिफरेंट डिफरेंट थ्री डायमेंशनल फिगर्स होते हैं उनका आपको वॉल्यूम पता होना चाहिए। उनका लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया, सिलेंडर वगैरह का किस तरीके से आप फाइंड आउट करते हो, वॉल्यूम वगैरह जो है वो आपको पता होना चाहिए, हेमिस्फीयर वगैरह, स्फीयर वगैरह, सब चीजों का अगर आपको फॉर्मूला पता है, उसके बाद आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आप इजिली जो है वो सॉल्व कर सकते हो। अब देखो, मेंसुरेशन में जो क्वेश्चंस हैं उसमें दो या दो से ज्यादा फिगर को एक साथ कंबाइन करके आपसे मल्टीपल कॉन्सेप्ट को जो है वो टेस्ट किया जा सकता है। इसलिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप सभी को सभी प्रॉपर शेप्स का हर एक जो एस्पेक्ट है उससे रिलेटेड अपने नोट्स क्लियर करो, फॉर्म करो एंड एग्जामिनेशन से पहले उसको अच्छे तरीके से रिवाइज कर लो। ठीक है, तो चलो हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखो भाई, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। वॉल्यूम क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको वॉल्यूम बताता हूं। देखो, वॉल्यूम का सीधा सा मीनिंग ये है दैट किसी भी शेप में, थ्री डायमेंशनल शेप में, याद रखना, बिकॉज टू डायमेंशनल शेप का वॉल्यूम नहीं निकल सकता है। ओके, वॉल्यूम का मतलब होता है दैट किसी भी शेप में आप एग्जैक्टली उसमें कितना अमाउंट ऑफ कोई भी चीज भर सकते हो। कोई भी, जैसे वाटर हो गया, एयर हो गया, वो कितना आप भर सकते हो उसी को हम लोग वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, हम लोगों का जो टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होता है उसमें तो ऑब्वियस चीज है, हम लोग कुछ भी चीज जो है वो फिल ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वॉल्यूम की अगर मैं फॉर्मल डेफिनेशन की बात करूं, द अमाउंट ऑफ स्पेस दैट अ सब्सटेंस और ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाइज इज नोन एज वॉल्यूम। ठीक है, थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट बेसिकली, टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में एरिया होता है, थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में वॉल्यूम होता है। ठीक है, स्पेस ऑक्यूपाइड, आप इसको लिख सकते हो, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, इसको हम लोग बेसिकली वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, इसको समझने का दूसरा भी तरीका है दैट एक पर्टिकुलर थ्री डायमेंशनल शेप में आप कितना लिक्विड भर सकते हो, कितना एयर भरा जा सकता है, उसको भी हम लोग वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, इसके बाद जो अगली चीज आपको समझनी है वो समझनी है कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया, बेसिकली लेटरल सरफेस एरिया आप सिलेंडर के केस में कहते हो, बट ओवरऑल ये दोनों चीजें जो है वो सेम होती है। अब देखो, यहां पर आपको क्या चीज समझ में आ रही है, एरिया समझ में आ रहा है। एरिया तो हम लोगों ने ऑलरेडी टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में पढ़ रखा है, क्या होता है। कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब होता है जो भी सरफेस आपका कर्व हो रहा है ना, उसका बेसिकली एरिया। ओके, मतलब टोटली बाहर बाहर से जो एरिया आता है ना, उसका एरिया। मतलब अगर मैं इसको और भी ज्यादा इजी वर्ड्स में बताने की कोशिश करूं तो कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसके ऊपर आपको एक कवर रैप करना है, तो उस कवर रैप का एरिया कितना होना चाहिए, उसी को हम लोग कर्व्ड सरफेस एरिया कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, लेट्स से मेरे पास एक सिलेंडर है, ये मेरा एक सिलेंडर हो गया। ठीक है, फॉर्मूला वगैरह मैं कुछ नहीं बता रहा हूं, बस अभी आपको केवल समझा रहा हूं। ये मेरा एक थ्री डायमेंशनल जो है वो लेट्स से सिलेंडर है। तो इसका जो ये बाहर का एरिया है ना, केवल ये बाहर का, इसको हम लोग बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया। इसमें ये ऊपर और नीचे का जो फिगर है वो काउंट नहीं आता है। मतलब इन अदर वर्ड्स में कह सकता हूं दैट इस सिलेंडर के केवल बाहरी सतह पे, आउटर सरफेस पे मुझे एक कवर रैप करना है। तो ठीक है, तो जो एरिया होगा वो मेरा कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया होगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मेरा एक क्यूब है, लेट्स से ये मैंने एक क्यूब क्रिएट किया है, इसका मेरे को कर्व्ड सरफेस एरिया अगर पता करना हो तो वो मेरा कौन सा एरिया होगा, ये मेरा लेट्स से क्यूब बन गया। तो इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा वो केवल और केवल ये वाला पार्ट होगा। मतलब ये जो पीछे आ रहा है, ये टॉप का पार्ट एंड बॉटम का पार्ट जो है वो काउंट नहीं होगा। ये जो टोटल इसका सरफेस इस तरीके से राउंड हो रहा है ना, केवल और केवल वही वाला पार्ट जो है उसको हम लोग कर्व्ड सरफेस एरिया में काउंट करते हैं। ठीक है भाई, इसके बाद आपका आता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है सेम इन्हीं दोनों फिगर्स को आप अज्यूम करो, अगर मैं टॉप एंड बॉटम को काउंट करने लग जाऊं, इन दोनों का एरिया भी काउंट करने लग जाऊं, तो उसको मैं टोटल सरफेस एरिया कहता हूं। एज द नेम सजेस्ट, इसमें आपको सारे के सारे सरफेसेस का एरिया ऐड करना पड़ता है। टोटल मतलब हर एक सरफेस, सरफेस मतलब ऑब्वियसली सरफेस, एंड एरिया मतलब हर एक सरफेस के एरिया को आप काउंट करोगे तो उसको आप कहोगे टोटल सरफेस एरिया। ठीक है भाई,
आई होप आप समझ गए होंगे, नेम से ही ऑलमोस्ट सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाती है। ओके, अब चलो भाई, इन तीनों चीजों को समझ लेने के बाद हम लोग आगे चलते हैं एंड कुछ इंपॉर्टेंट शेप्स को समझ लेते हैं, किस तरीके से शेप्स में हम लोगों को चीजों को यूज करना रहता है। सबसे पहला शेप जो हम लोग समझने वाले हैं वो समझने वाले हैं क्यूब, CUBE, क्यूब। मैं एक क्यूब का फिगर क्रिएट कर देता हूं सो दैट आपको एक अच्छा सा क्लैरिटी मिलता रहे। ये हमारा हो गया है क्यूब, ठीक है। क्यूब कुछ नहीं होता है, क्यूब एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होता है जिसकी की सारी साइड जो है ना वो इक्वल होती है। मतलब अगर इसका लेंथ a है तो इसका विड्थ भी a होगा एंड इसका हाइट भी a होगा, ठीक है भाई। तो क्यूब से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको समझना है। एरिया ऑफ ईच सरफेस, ये जो अगर मैं केवल और केवल एक सरफेस का बात करूं ना, तो एरिया ऑफ ईच सरफेस, तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस दैट क्यूब का हर एक सरफेस अपने आप में एक स्क्वायर होता है। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर। तो ऑब्वियसली एरिया ऑफ ईच सरफेस आपका ए स्क्वायर होता है। ओके, इसके बाद आप इसको मेंशन करो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। अगर मैं कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करूं, कर्व्ड या फिर लेटरल सरफेस एरिया, कर्व्ड, मैं इसको एक काम करता हूं, मैं इसको शॉर्टकट में लिख देता हूं, कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया की अगर मैं बात करूं तो वो होता है आपका 4a स्क्वायर। बेसिकली लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, केवल और केवल जो रोटेटिंग पार्ट होता है उसका हम लोग एरिया लेते हैं। तो नंबर 1 ये वाला एरिया, ये एरिया, इधर का एरिया एंड जो 4 पीछे का एरिया, ये टॉप का एरिया मत समझना है, जो पीछे का एरिया है, ये 4 एरिया को अगर मैं काउंट कर लूं तो उसको हम लोग बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। आप क्योंकि 4 बार a स्क्वायर ऐड हो रहा है तो वो हो जाएगा आपका लेटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। इसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, तो मैंने आपको क्या बताया था, टोटल सरफेस एरिया इज नथिंग बट जो बचे हुए सरफेसेज है जिनको हम लोगों ने काउंट नहीं किया है, ऊपर एंड नीचे के सरफेस, उसको भी आप काउंट करोगे। तो 4a स्क्वायर तो लेटरल था, ऊपर एंड नीचे 2 सरफेस बचे तो प्लस 2a स्क्वायर दैट इज 6a स्क्वायर क्यूब का टोटल सरफेस होता है, ठीक है। अगर मैं इसके वॉल्यूम की बात करूं तो क्यूब का वॉल्यूम होता है आपका दैट इज a क्यूब, ठीक है। लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट दैट इज a इंटू a दैट कम्स आउट टू बी a क्यूब, ठीक है भाई। इसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं डायगोनल का लेंथ क्या होता है, तो बेसिकली ये इसके डेरिवेशंस भी आते हैं बट मुझे लगता नहीं आपको डेरिवेशंस करने की जरूरत है। डायगोनल क्या है, ये वाले पॉइंट से आपको ये वाला पॉइंट है जो है वो अगर मैं कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है। अल्टीमेटली आप देखोगे ना तो ये एक ट्राइंगल बन रहा है, इस ट्राइंगल में आपका ये एरिया a है, ये कितना एरिया होगा, ये √2a होगा एंड इसका स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू √2a का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर दैट कम्स आउट टू बी 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर यानी कि 3a स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर एंड हाइपोटेनियस क्या है, वो डायगोनल है, मतलब डायगोनल क्या आ गया, √3a। तो सिमिलरली मैंने छोटा सा प्रूफ भी कर दिया, डायगोनल की अगर मैं बात करूं तो डायगोनल आपका हो जाता है √3a या फिर इसको a√3 भी हम लोग लिखते हैं, ठीक है भाई। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला थे जो कि आपको क्यूब से रिलेटेड पता होने चाहिए, ठीक है। चलो भाई हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले शेप से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देख लेते हैं। अगला शेप है हमारा काफी ज्यादा कॉमन शेप है, दैट इज क्यूब का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन होता है क्यूबॉइड या फिर मैं कह सकता हूं दैट क्यूब जो है वो क्यूबॉइड, दोनों एक बेसिकली एक ही तरीके के हो जाते हैं, बस क्यूबॉइड में डिफरेंस क्या होता है दैट उसके जो लेंथ विड्थ एंड हाइट होती है ना वो डिफरेंट हो जाती है। तो क्यूबॉइड को अगर मुझे क्रिएट करना होगा तो मैं कुछ इस तरीके से अपना क्यूबॉइड जो है वो कंस्ट्रक्ट कर सकता हूं, ठीक है। ये हमारा क्यूबॉइड हो गया एंड आप देख ही सकते हैं दैट इसकी लेंथ कुछ और है, विड्थ कुछ और है एंड हाइट जो है वो तीनों बेसिकली सेम नहीं है, ओके। ये अगर a है तो ये हमारा b होगा एंड जो हाइट होगी वो हमारा c होगा, ठीक है भाई। आई होप आप इस चीज को समझ रहे होंगे। अब देखो हम लोगों ने जो जो चीजें क्यूब में डिस्कस की थी वही चीज सेम चीज यहाँ पर देखता हूं। एरिया ऑफ ईच सरफेस हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ पर डिस्कस किया, तो देखो भाई सीधी सी चीज है, एरिया ऑफ ईच सरफेस वो क्या है, वहां हमारे क्यूब के केस में वो एक स्क्वायर बन रहा था हर एक सरफेस, बट क्यूबॉइड के केस में क्या बनेगा, क्यूबॉइड के केस में आपका हर एक सरफेस जो है वो बन जाएगा एक रेक्टेंगल। तो आप क्या लिख सकते हो, एरिया ऑफ ईच सरफेस की अगर मैं बात करूं तो एरिया ऑफ ईच सरफेस आपका हो जाएगा a इंटू सी, या फिर आप एक काम करो इसको LBH लिख लो, ज्यादा इजी आपके लिए रहेगा। L मतलब लेंथ, ब्रेड्थ, ये हो जाएगा L ब्रेड्थ एंड इसको ABC की जगह पर आप H लिख लो। तो एरिया ऑफ ईच सरफेस आपका क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू हाइट,
ठीक है। अगर मैं दूसरे वाले इस वाले सरफेस की बात करूं तो इस सरफेस का एरिया हो जाएगा h इंटू बी। तो डिपेंड करता है आपको कौन सा एरिया पूछा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आप सरफेस का एरिया निकाल लोगे, बिकॉज ये 2D फिगर बन जाता है। ठीक है, अगली चीज हम लोगों को पता होनी चाहिए वो होनी चाहिए कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया। तो इसका लेटरल सरफेस एरिया की अगर हम लोग क्यूबॉइड के लेटरल सरफेस एरिया की बात करें तो एक क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस होता है आपका 2h L प्लस बी। ठीक है, ये कहां से आया? बेसिकली आपके टोटल सरफेस एरिया से आता है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया आपका क्यूबॉइड का होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। एक्चुअली ये कुछ भी नहीं है, ये जो दोनों चीजें मैंने लिखी है ना, जो जो सरफेस आपको चाहिए उन सब का एरिया लिखो। देखो टोटल सरफेस एरिया में क्या आएगा, पहले तो ये पहला वाला फिगर आएगा, इसका एरिया क्या होता है? एल इंटू एच होगा। सिमिलरली दूसरा फिगर आएगा, उसका एरिया क्या होगा? एच इंटू बी होगा। तीसरा फिगर प्लस एल इंटू बी। इस तरीके से आप जितने भी आपको सरफेस दिख रहे हैं ना, उस सबको आप ऐड कर दोगे उनका एरिया निकाल करके, तो अल्टीमेटली 2 बार आपके पास एल बी, 2 बार बी एच एंड 2 बार एच एल आ जाएगा, जो अल्टीमेटली आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो इसका कोई डेरिवेशन नहीं है, एंड इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में से आप टॉप एंड बॉटम का एरिया निकाल दोगे तो आपका अल्टीमेटली लेटरल सरफेस एरिया बन जाएगा। ठीक है भाई, आप इसको चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद अगर मैं आपको वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। एल बी एच जो है क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है। डन, ठीक है भाई। एंड इसके बाद डायगोनल की बात करूं तो क्यूबॉइड का डायगोनल होता है, जैसे मैंने आपको क्यूब का डायगोनल फाइंड आउट करके बताया था, सेम डेरिवेशन इसमें भी है। ये एक ट्राइंगल बन जाता है। ठीक है, एंड आप इसको चाहो तो फाइंड आउट कर सकते हो, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको फॉर्मूला रिमेंबर रखना, याद रखना है, दैट इज एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर जो है वो आपका लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड बन जाता है। ठीक है भाई, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी क्यूबॉइड से रिलेटेड। चलो भाई, अब हम लोग अगले अपने हमारे शेप की तरफ चलते हैं। अगला शेप है हमारा सिलेंडर। सिलेंडर जो है ऑब्वियसली आपको पता ही होगा कैसा होता है। मैं यहाँ पर आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। सिलेंडर इज बेसिकली लाइक दिस। जो आपके घर में सिलेंडर आता है उसके अगर टॉप का पार्ट में हटा दो तो उसी को हम लोग बेसिकली सिलेंडर का शेप कहते हैं। ठीक है, ये हमारा सिलेंडर हो गया। ओके, मान लो कि इस सिलेंडर का जो ये हाइट है वो हमारा है h। ठीक है, h। अब क्योंकि सिलेंडर के टॉप एंड बॉटम में एक सर्कल बन रहा होता है, तो ये जो सर्कल का रेडियस है इसको मैं r अज्यूम कर लेता हूं ताकि मैं फॉर्मूले में इसको यूज कर सकूं। ठीक है भाई, तो देखो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको समझनी है। अगर मैं इस पर्टिकुलर सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया, बिकॉज इसमें एरिया ऑफ ईच सरफेस तो कुछ आएगा नहीं, वाई? बिकॉज ऑब्वियसली एरिया ऑफ ईच सरफेस कुछ नहीं होता है इसमें, तो एक ही मतलब बेसिकली टॉप बॉटम के सरफेस को हटा दो तो हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया ही बचता है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज 2 पाई आर एच। देखो भाई, ये बहुत ही ज्यादा बेसिक सा फॉर्मूला है। आपको पता है दैट एक सर्कल का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? सर्कल का कर्व्ड सरफेस एरिया का क्या मतलब है? जो आउटर बाउंड्री है उसका लेंथ बेसिकली, ठीक है, वो क्या होता है? 2 पाई आर होता है। तो इसका अगर मैं एक सर्कल, सिलेंडर क्या होता है भाई? इनफाइनाइट सर्कल का ही तो एक कॉम्बिनेशन होता है कि नहीं? बहुत सारे मल्टीपल सर्कल जो है वो कंबाइन हो रहे होते हैं। तो एक सर्कल का हमारा बाउंड्री क्या होती है? 2 पाई आर होती है। एंड कितने सर्कल है? टोटल h हाइट तक सर्कल है, तो ऑब्वियसली 2 पाई आर को मैं हाइट से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा कर्व्ड सरफेस एरिया जो है वो निकल करके आ जाता है। ठीक है, इसका भी कोई डेरिवेशन नहीं है, बस ये लॉजिक से आ रहा है। ओके, अब देखो कर्व्ड सरफेस एरिया के बाद हमारा नेक्स्ट आता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में मैंने आपको क्या बताया था? कर्व्ड सरफेस एरिया में आप टॉप एंड बॉटम का एरिया भी ऐड कर दोगे, मतलब 2 पाई आर एच में प्लस ऊपर का एरिया दैट इज पाई आर स्क्वायर प्लस नीचे का एरिया दैट इज पाई आर स्क्वायर, इन दोनों को आप ऐड कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ से एक जो आपका पाई है वो कॉमन आ जाएगा, एंड और क्या चीज कॉमन आ रही है? पाई आर कॉमन आ रहा है। यहाँ पर क्या बचा? 2h बचा प्लस 2r बचा। ठीक है, यहाँ से भी आप 2 कॉमन ले पाओगे तो 2 पाई आर ब्रैकेट में r प्लस h। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला हो जाता है टोटल सरफेस एरिया का, 2 पाई आर r प्लस h। आपने अल्टीमेटली ये देखा होगा, बट अल्टीमेटली छोटा सा जो डेरिवेशन है वो यहाँ से आता है। तो आप देख रहे हो दैट मैं आपको एक्जैक्टली फॉर्मूले रटवा नहीं रहा हूँ, मैं आपको एग्जैक्ट लॉजिक बताने की कोशिश कर रहा हूँ दैट कहां से चीजें किस तरीके से आ रही हैं। ओके, अब देखो वॉल्यूम क्या होता है। मैंने आपको क्या बताया था? सिलेंडर जो होता है वो क्या होता है? इनफाइनाइट सर्कल का ही तो एक कॉम्बिनेशन होता है। बहुत से सर्कल जो है वो एक के ऊपर एक स्टैक टुगेदर करके सिलेंडर बन जाता है। तो
एक मेरा सर्कल है, वैसे तो सर्कल एक 2D फिगर है, उसका वॉल्यूम नहीं होता है, उसका एरिया होता है, ठीक है ना। तो ये सर्कल है, अगर मैं इसमें कितना पानी भर सकता है वो फाइंड आउट करूं, वैसे तो सर्कल में पानी नहीं भर सकता, बट अल्टीमेटली एरिया अगर मैं फाइंड आउट करूं सर्कल का, तो एरिया क्या होता है आपका, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। अब कितने सर्कल है, टोटल h हाइट तक सर्कल है, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच कर दूंगा, तो मेरा टोटल हमारा जो ये सिलेंडर था उसका एरिया, उसका हम लोगों का वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है भाई। आई होप आप ये 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो है वो सिलेंडर से रिलेटेड समझ गए होंगे। एंड नाउ वी आर रेडी टू मूव टू अनदर फिगर। अब देखो दूसरा फिगर जो आता है वो आ जाता है हमारा हॉलो सिलेंडर का। देखो हॉलो सिलेंडर क्या होता है, पहले तो ये समझो आप। हॉलो सिलेंडर को आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हो दैट अ हॉलो सिलेंडर इज जस्ट लाइक अ पाइप। मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं हॉलो सिलेंडर, ठीक है। हॉलो सिलेंडर का कुछ इमेज जो है वो इस तरीके से बनता है, यहां पर एक सिलेंडर रहता है एंड इस सिलेंडर के अंदर भी एक छोटा सा सिलेंडर रहता है, ओके। तो अल्टीमेटली हमारा जो हॉलो सिलेंडर है वो कुछ इस तरीके का पाइप के जैसा हो जाता है बेसिकली, और कुछ नहीं, ओके। ठीक है, ये अंदर का पार्ट है तो मैं इसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर देता हूं, ओके। ठीक है, तो इस तरीके का आपका कुछ हॉलो सिलेंडर होता है। अब देखो भाई, हॉलो सिलेंडर का अगर मैं कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करूं, कर्व्ड सरफेस एरिया, तो वो क्या हो जाएगा, देखो अब क्योंकि ये हॉलो सिलेंडर है ना, तो ये आप मान के चलो कि बीच वाला जो पोर्शन है ना वो पूरी तरीके से फिल्ड है, ठीक है, वो उसमें कुछ भी एम्प्टी नहीं है। ये जो बीच का पोर्शन आपको दिख रहा है ना, केवल और केवल वो हॉलो होता है, यहां से एयर या फिर वाटर जो भी आपको भरना होता है वो यहां से जाती है। ये जो एरिया है ना बाहर का, ये पूरी तरीके से फिल होती है, मतलब इसमें ये आपका पर्टिकुलर फील्ड होता है, खाली आपका बीच का एरिया होता है। तो अगर मैं कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करूं तो क्या वो आउटर सरफेस एरिया जो है, जो ये बाहर का पार्ट है, प्लस अंदर ये जो बाउंड्री के एकदम टच करती हुई नीचे जा रही होगी, क्या इन दोनों का सम नहीं होगा, है कि नहीं। आप बेसिकली इमेजिन करो, यहाँ पर थोड़ा सा आपको इमेजिनेशन का जरूरत पड़ेगी। बाहर का सरफेस एरिया तो आपको पता ही है, जैसा हम लोगों ने पहले निकाला था, बाहर का सरफेस एरिया क्या होता है, सर्कल का बाहरी आउटर सरफेस क्या होता है, 2 पाई आर, ठीक है, एंड हाइट h होता है तो 2 पाई आर एच, है कि नहीं, प्लस इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। इनर कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाता है, अब देखो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया से पहले आप ये मेंशन कर लो, आर नॉट जो है वो आउटर रेडियस है एंड आर आई जो है उसको आप मार्क कर लो इनर रेडियस। इनर रेडियस क्या होता है, इनर रेडियस कुछ भी नहीं है, इनर रेडियस इज ये जो, अब क्योंकि मैंने आपको बताया हॉलो सिलेंडर में बेसिकली 2 सिलेंडर होते हैं, तो ये जो छोटा सा आपको रेडियस दिख रहा है इसको आप आर आई मार्क कर लो, एंड ये जो बड़ा वाला रेडियस है दैट इज यहाँ इस मिडल पॉइंट से लेकर के बाहर वाले सिलेंडर तक, इसको आप आउटर रेडियस मार्क कर लो, ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया आउटर वाले का क्या होगा, 2 पाई आर नॉट एच, एंड इनर सरफेस का क्या होगा, सेम होगा 2 पाई आर इनसाइड वाला एच, है कि नहीं। दोनों को ऐड करूंगा तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो यहां से मैं क्या क्या कॉमन ले सकता हूं, 2 पाई एच कॉमन ले सकता हूं, आर नॉट यानी कि आउटर रेडियस प्लस इनर रेडियस। इसमें आपको बेसिकली फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं है, ट्रस्ट में मैंने आज तक मेंसुरेशन में फॉर्मूला याद ही नहीं किया, ये सब के सब बस आपके नॉर्मल से लॉजिक पर चल रहे होते हैं, ठीक है भाई। अब देखो कर्व्ड सरफेस एरिया के बाद आपका टोटल सरफेस एरिया आता है। मैंने आपको क्या बता रखा है, टोटल सरफेस एरिया कुछ भी नहीं होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया में आप ऐड कर देते हो ऊपर और नीचे का एरिया। तो आपका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है, 2 पाई एच आर नॉट प्लस आर आई, इसमें आप ऐड कर दोगे ऊपर और नीचे का एरिया। ऊपर और नीचे का एरिया सेम होगा तो क्यों ना मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके एक साइड का एरिया निकाल करके ऐड कर दूं, ठीक है। तो आप इसको कैसे मेंशन कर सकते हो, आप इसको मेंशन कर सकते हो, ऊपर और नीचे का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है कि नहीं। अब देखो पाई आर स्क्वायर एच का क्या मतलब होगा, यहाँ पर आप इधर लिखो, देखो ये जो टॉप का बॉटम टॉप का पार्ट है ना सिलेंडर का, इसको मैं यहां पर बनाने की कोशिश कर रहा हूं, कुछ ऐसा है टॉप का पार्ट मेरा। ये रेडियस क्या है, ये है आपका इनर रेडियस, एंड ये बाहर का रेडियस क्या है, आउटर रेडियस। अगर मुझे केवल और केवल ये जो पार्ट है इसका ही तो एरिया बनेगा ना भाई, ये अंदर तो हॉलो है तो अंदर तो एरिया नहीं बनेगा, तो इसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होता है। बट यहाँ पर रेडियस कौन सा रखूं मैं, दैट इज द प्रॉब्लम, आउटर रेडियस रखूं या इनर रेडियस रखूं। बेसिकली आपको इन दोनों रेडियस का माइनस करके लिखना होता है ना। दोनों रेडियस को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास केवल ये डिस्टेंस आ जाएगा। आप आउटर रेडियस में से छोटा रेडियस माइनस करोगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगा, तो ये डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय पाई आपका टोटल एरिया देगा। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे, किससे आप मल्टीप्लाई करोगे, 2 पाई आर नॉट स्क्वायर माइनस आर आई स्क्वायर। ये 2
ये 2 कहां से आया भाई, ये 2 इसलिए आया क्योंकि टॉप एंड बॉटम, टॉप प्लस बॉटम का मैंने बेसिकली इंक्लूड किया हुआ है, इसलिए यहाँ पर 2 आ गया। ठीक है, बस ये आपका है। इसको आप थोड़ा सा और लाइक सॉल्व करने की कोशिश करोगे, थोड़ा सा जो 2 पाई है उसको अलग से कॉमन ले लोगे, जो आर नॉट है उसको अलग से कॉमन ले लोगे, तो आपका कुछ इस तरीके से बन जाएगा 2 पाई। ठीक है, एंड आर नॉट प्लस आर आई, नॉट नहीं बेसिकली आर ओ, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय एच प्लस आउटर रेडियस प्लस इनर रेडियस। तो ये आपका फाइनल जो है वो बन जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हॉलो सिलेंडर। ठीक है, इसके बाद तीसरी चीज जो आपको फाइंड आउट करनी है वो होती है वॉल्यूम ऑफ अ हॉलो सिलेंडर। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला बेसिकली कुछ भी नहीं होता है, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज्ड इन मेकिंग द सिलेंडर। अब मैंने आपको क्या बताया था, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, सेम आपको यहाँ पर लगाना है पाई आर स्क्वायर एच। बट अब यहाँ पर रेडियस कौन सा लेना है, ये एक डिफिकल्टी है। तो मैंने आपको क्या बताया था, हॉलो सिलेंडर में बेसिकली आप आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस को ही कंसीडर करोगे। तो ये आपका शेप क्या आ जाएगा, अल्टीमेटली फॉर्मूला आ जाएगा पाई आउटर रेडियस का स्क्वायर, क्योंकि आउटर रेडियस बड़ा होगा, माइनस इनर रेडियस का स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो ये हो गया आपका फॉर्मूला टोटल कंप्लीट हॉलो सिलेंडर से रिलेटेड। ठीक है भाई, आई होप आप ये चीज समझ चुके होंगे। अब हॉलो सिलेंडर के बाद देखो, फॉर्मूलों को आपको मगअप नहीं करना है, रट्टा नहीं लगाना है। जैसा जैसा मैं आपको बताता जा रहा हूं, आपको बस लॉजिक समझना है, कॉन्सेप्ट समझना है। एक सर्कल का आपको सब चीज आता है, डायमीटर कैसे, सॉरी नॉट डायमीटर, एरिया कैसे फाइंड आउट होता है, एंड आपका पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट होता है, सरकमफ्रेंस, बेसिकली उसी में आप हाइट को इंक्लूड कर दोगे तो वो एक सिलेंडर बन जाता है। तो इस तरीके से आपको लॉजिक बिठाना है, आपको फॉर्मूले याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो, अब हमारा बनता है नेक्स्ट शेप आता है कोन। ठीक है, कोन जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो जाती है। कोन देखो बहुत ही सिंपल है, कोन कुछ इस तरीके का बनता है, एक ट्राइंगल आप क्रिएट करो एंड नीचे की तरफ से उसको 3D क्रिएट कर दो। बस ये आपने बर्थडे वाली टोपी देखी होगी, इसी को हम लोग बेसिकली कोन बोलते हैं। अब देखो, इसको आप मेंशन कर लो आर, ये रेडियस है बेसिकली। ठीक है, इसको आप मेंशन कर लो हाइट, ये जो टॉप से लेकर के बॉटम तक, ये लाइन स्ट्रेट बनाना। ठीक है, मैं फ्री हैंड से क्रिएट कर रहा हूं, आप स्केल से क्रिएट करोगे तो आपका स्ट्रेट बनेगा। अब इसमें एक न्यू कॉन्सेप्ट ऐड हो जाता है स्लांट हाइट का। ये जो हाइट है ना, टेढ़ी हाइट बेसिकली, इसको हम लोग एल से डिनोट करते हैं एंड इसको हम लोग बोलते हैं स्लांट हाइट। ठीक है, इसको ए बोलो, इसको इस पॉइंट को बी एंड इस पॉइंट को आप ओ रख दो। ठीक है, अब देखो भाई, सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपको स्लांट हाइट पता होना चाहिए कि कैसे निकालते हैं हम लोग स्लांट हाइट। ठीक है, अब देखो परपेंडिकुलर हाइट h है, स्लांट हाइट वो टेढ़ी वाली हाइट है। अब देखो, क्या ये आपको ट्राइंगल नहीं दिख रहा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल नहीं दिख रहा है, एच आर और एल। तो राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनियस स्क्वायर क्या होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर क्या होता है, एल का स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या ये एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर नहीं होगा। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि जो स्लांट हाइट होगा वो अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगा। वही बात को समझे कि नहीं समझे, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, मैंने सिंपली इसमें पाइथागोरस डाल दिया है। तो स्लांट हाइट आपका हो जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है भाई, इसके बाद नेक्स्ट हम लोगों को समझना है वॉल्यूम ऑफ अ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन, अब देखो वॉल्यूम ऑफ कोन जो होता है ना, वो सिंपली आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो दैट एक अगर हमारा इस तरीके का सिलेंडर होता है ना, ये इस तरीके का सिलेंडर, तो इसमें अगर मैं इस कोन को क्रिएट करता हूं ना, तो बेसिकली जो कोन होता है उसका वॉल्यूम जो है ना वो 1/3 हो जाता है हमारे सेम रेडियस के सिलेंडर से। ये आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो अल्टीमेटली वॉल्यूम ऑफ कोन का मेरा फॉर्मूला हो जाएगा 1/3 ऑफ कोन सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ कोन को आप क्या लिख दोगे, 1/3 ऑफ एरिया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच। अब क्योंकि इसमें एक ही रेडियस है तो मुझे आर नॉट आर आई ये सब लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, इसके बाद कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सीएस से लिख देता हूं इसको। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन क्या होता है, देखो भाई कर्व्ड सरफेस एरिया बेसिकली आपका होता है पाई आर इंटू स्लांट हाइट एल। ठीक है, इसलिए यहां पर आपको स्लांट हाइट जो है वो फाइंड आउट करनी जरूरी थी। एक छोटा सा करेक्शन कर लो, ये एल जो है यहां पर नहीं आएगा, यहां पर एच आएगा, सॉरी फॉर दैट आप छोटा सा करेक्शन कर लो। स्लांट हाइट को हम लोग एल से डिनोट करते हैं, स्लांट हाइट इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया आपका होता है पाई आर एल एंड टोटल सरफेस एरिया क्या होगा भाई, देखो टोटल सरफेस एरिया में आपका कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस ऊपर और नीचे का पार्ट, ऊपर तो इसमें कुछ भी नहीं है, एक कोन बन रहा है, तो नीचे का पार्ट क्या आपका पाई आर स्क्वायर नहीं है, तो सिमिलरली पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। अब इसमें से मैं अगर पाई आर कॉमन ले लूं तो एल प्लस आर मेरा एक्स्ट्रा बच गया, तो ये मेरा टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन का फॉर्मूला बन गया। ठीक है भाई, आई होप यहां तक आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर है। चलो भाई हम लोग अपने अगले फिगर की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा फिगर है स्फीयर।
स्फीयर मतलब ऑब्वियसली एक बिल्कुल राउंड बॉल, ओके, SPHERE, स्फीयर, स्फीयर आपका राउंड बॉल, ओके। अब देखो स्फीयर में हम लोगों को एक मैं आपको क्रिएट करके दिखा देता हूं, ये हमारा इस तरीके का स्फीयर होता है। आप इसको 3 डायमेंशनल समझना, ये सर्कल नहीं है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सर्कल एंड अ स्फीयर। एंड इसको 3 डायमेंशनल दिखाने के लिए मैं एक काम करता हूं, इसमें थोड़ा सा इसको कर्व ऐसे करके दे देता हूं, ठीक है, तब अब ये थोड़ा सा 3 डायमेंशनल लगेगा, ओके। सेंटर को आप एज यूजुअल O मार्क कर लो एंड इसको आप R मार्क कर लो, ये जो आपका रेडियस होगा बेसिकली, R इधर मार्क कर लो या इधर मार्क कर लो, सेम चीज है, ओके। अब देखो स्फीयर में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको समझनी है, वो ये दैट स्फीयर का ऑब्वियसली डायमीटर जो है वो एकदम एग्जैक्टली सर्कल की तरीके से वर्क करेगा। अगर आपको स्फीयर का डायमीटर फाइंड आउट करना है तो 2 टाइम्स आप रेडियस करोगे, जो आपका डायमीटर होगा वो आपका सिमिलरली 2R होगा, जैसा कि सर्कल में आप करते आए हो, ठीक है। अब देखो सरफेस एरिया, इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया कह लो या सरफेस एरिया कह लो, बिकॉज इसमें ऊपर है नीचे कोई ऐसा फिक्स इसका टॉप एंड बॉटम होता नहीं है स्फीयर का, तो इसका या तो आप सरफेस एरिया कह लो या कर्व्ड सरफेस एरिया कह लो या टोटल सरफेस एरिया कह लो। सरफेस एरिया इक्वल टू लेटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर टोटल सरफेस एरिया, तीनों के तीनों, क्योंकि इसमें टॉप एंड बॉटम में कोई एरिया नहीं है ना भैया। अगर मैं आपको स्फीयर दूं तो आप क्या बता पाओगे इसका टॉप पार्ट कौन सा है? बिल्कुल नहीं बता पाओगे। अगर डिजाइन लगा दिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, क्योंकि हर तरफ से तो वो सेम है। तो ऑब्वियसली तीनों का फॉर्मूला आपका सेम होता है, दैट इज 4πr²। 4πr², बेसिकली πr² एक सर्कल होता है एंड 4 टाइम्स इसको हम लोग कर देते हैं बिकॉज ये एक स्फीयर है, ठीक है भाई। एंड सिमिलरली वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की अगर मैं बात करूं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आप फाइंड आउट कर सकते हो 4/3πr³, ठीक है। ये बस आपको 2 चीजें याद रखनी थी। डायमीटर तो कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो आपको पता ही है, सर्कल का कॉन्सेप्ट लगता है। टोटल सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया या फिर सरफेस एरिया स्फीयर का 4πr² होता है एंड वॉल्यूम हो जाता है आपका 4/3πr³, ओके। अब देखो स्फीयर के बाद स्फीयर का ही एक छोटा सा पार्ट बन जाता है हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर क्या है? अगर आप किसी भी स्फीयर को 2 पार्ट्स में, इक्वल पार्ट में कट कर दो तो उसको हम लोग हेमिस्फीयर बोलते हैं, हेमिस्फीयर, ठीक है, हेमिस्फीयर। अब देखो हेमिस्फीयर क्या होता है, अगर मैं यहाँ पर आपको हेमिस्फीयर क्रिएट करके दिखाऊं तो एक स्फीयर को, जैसा मैंने बताया, ये जरा सा थोड़ा सा कुछ तो ओके, ये इस तरीके का आपका हेमिस्फीयर होता है, ठीक है। इसको मैं जरा सा डॉटेड एंड इस तरफ से ऐसा कर देता हूं, ठीक है, ओके डन। ये आपका सेंटर है O एंड ये आपका रेडियस हो गया R, ओके। अब देखो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, वॉल्यूम अगर आपको फाइंड करना हो तो वो आप फाइंड करोगे 2/3πr³। बेसिकली आपने देखा था दैट स्फीयर में हमारा वॉल्यूम क्या था, 4/3πr³, इसी का आधा, हाफ वॉल्यूम हो जाता है, ठीक है। बट सरफेस एरिया में आप हाफ मत करना, क्यों? क्योंकि हम लोग किसी भी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को जितना ज्यादा छोटा करते हैं उसका एरिया जो है वो उतना ज्यादा बढ़ता रहता है, ठीक है। तो आपका जो कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा ना, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ एन हेमिस्फीयर, ऑफ अ हेमिस्फीयर, वो हो जाता है आपका 2πr², 2πr²। एंड एट द सेम टाइम टोटल सरफेस एरिया आपका हो जाता है कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि 2πr² प्लस आपका टॉप एंड बॉटम का सरफेस एरिया। तो इसमें टॉप में तो कुछ है नहीं, बॉटम में क्या है, πr²। तो आप क्या करोगे, 2πr² प्लस πr² आपका हो जाता है अल्टीमेटली 3πr²। तो ये आपका टोटल सरफेस एरिया। आप ये चीज ध्यान रखना, वॉल्यूम तो आधा होगा बट हमारा जो सरफेस एरिया है वो हाफ नहीं होता है, उसका टोटली एक डिफरेंट कहानी चल रही होती है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि आपको हेमिस्फीयर से रिलेटेड याद रखना है, ठीक है भाई, डन। आई होप आप हेमिस्फीयर समझ चुके हो। अगला हम लोगों को जो कॉन्सेप्ट समझना है वो समझना है एक हॉलो स्फीयर का, ओके, हॉलो स्फीयर। अब जैसा हम लोगों ने हॉलो सिलेंडर समझा था, सेम अगर एक स्फीयर के अंदर एक और दूसरा स्फीयर है, ठीक है, ऑब्वियसली ये अंदर से ब्लैंक है, खाली है, एंड ये वाला केवल पार्ट जो है वो फिल्ड है, ठीक है। ये वाला पार्ट रबर का है या फिर जो भी चीज का स्फीयर है ना, अल्टीमेटली अंदर से ये ब्लैंक है, खाली है, इसमें हवा भरी हुई है, आप ऐसा समझ लो, वाटर या कुछ भी भरा हुआ है, ठीक है। मतलब अंदर से ये हॉलो है बट बाहर से बेसिकली 2 स्फीयर एक के अंदर एक है। तो आपको अगर वॉल्यूम फाइंड आउट करना है ना, वॉल्यूम ऑफ फिल्ड पार्ट, फिल्ड पार्ट जो मैंने अभी शेड किया है, मतलब कौन सा एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला, ये इस चीज की वॉल्यूम, ठीक है। तो ये आप फाइंड आउट करोगे कैसे, ये आप फाइंड आउट करोगे 4/3πr³ माइनस r³। कैपिटल R जो है वो आप नोटिस कर लो, कैपिटल R जो है वो है
रेडियस ऑफ आउटर स्फीयर एंड स्मॉल आर जो है वो है आपका रेडियस ऑफ इनर स्फीयर। ठीक है, इस तरीके से अगर आपको इस वाले पार्ट का वॉल्यूम चाहिए ना, जो अंदर वाला वॉल्यूम है, हॉलो है, तो ये तो आपका सिमिलरली 4/3 पाई आर क्यूब से ही निकलने वाला है, राइट। आई होप आप समझ रहे होगे कैसे क्या मैं कहना चाह रहा हूं। थोड़ा सा लॉजिक लगाओ दैट इसमें तो मेरे पास एक ही रेडियस है ना भाई, आप सिंपली इसका जो भी आर है, जो छोटा वाला आर है, रेडियस है, उसमें आप 4/3 पाई आर क्यूब लगाओगे तो इस वाले पोर्शन का आपको एरिया जो है वो मिल जाएगा। बट जो आउटर पोर्शन था उसका तो एरिया मुझे अलग से फाइंड आउट करना पड़ा ना भाई, वाई, बिकॉज वहां पर 2 रेडियस का कॉन्सेप्ट है। तो ये आपका वॉल्यूम ऑफ फिल्ड पार्ट, फिल्ड मतलब ये वाला पार्ट। ठीक है, समझे कि नहीं समझे। एंड सिमिलरली एक्सटर्नल सरफेस एरिया जो है वो 4 पाई आर स्क्वायर होगा। एक्सटर्नल सरफेस एरिया, जनरली हॉलोस्फीयर से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट ये कॉन्सेप्ट है तो मैं आपको बता रहा हूं। एक्सटर्नल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ऑब्वियसली हम लोगों ने जो स्फीयर समझा है, आप देख रहे हो ना, 4 पाई आर स्क्वायर सेम चीज है, बस आउटर रेडियस आपको लेना है। ठीक है, यही 2 कॉन्सेप्ट थे जो कि आपको हॉलोस्फीयर से रिलेटेड पढ़ने थे। अब देखो हॉलोस्फीयर आया तो हॉलो हेमिस्फीयर भी आएगा। आप इसको बेसिकली हॉलो हेमिस्फीयर नहीं, आप इसको हॉलो बॉल बोलोगे, कटोरी टाइप। ठीक है, तो हॉलो बॉल कैसे बनता है, एक छोटा सा स्फीयर, एक छोटा सा बॉल, एंड इसको बेसिकली कवर करके रखता है एक बड़ा सा बॉल। ठीक है, ये जरा सा थोड़ा सा एक्यूरेट नहीं बना है, मैं इसको जरा सा एक्यूरेट क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ। अब आप इसको अपने नोटबुक में क्रिएट करोगे तो ज्यादा बेटर आप क्रिएट कर पाओगे। ठीक है, अब देखो इसमें जो चीजें हैं वो तो एज इट इज लगेंगी, बट इसमें ज्यादा हम लोगों से पूछा जा सकता है वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज्ड, मतलब ये अंदर जो फिल्ड पार्ट है, जैसा मैंने स्फीयर का बताया था, सेम उसी चीज का पोर्शन, वॉल्यूम ऑफ फिल्ड पार्ट। तो वॉल्यूम ऑफ फिल्ड पार्ट, तो बेसिकली हम लोगों को सेम चीज, सेम फॉर्मूला यूज करना है। 2/3 पाई आर क्यूब हम लोगों के पास था वॉल्यूम का फॉर्मूला, बट अब क्योंकि इसमें 2 रेडियस है तो आपको क्या रखना है, 2/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। अगेन कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ आउटर स्फीयर एंड स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ इनर स्फीयर, दैट्स ऑल। ठीक है भाई, एंड इसमें एक्सटर्नल कर्व्ड सरफेस एरिया सिमिलर आपका रहने वाला है 2 पाई आर स्क्वायर, बस आपको कैपिटल आर जो है वो यूज करना है। ठीक है, डन। एंड एरिया ऑफ अगर क्रॉस सेक्शनल रिंग पूछे, मतलब ये जो मैंने आपको पोर्शन बोला ना, केवल इसका एरिया पूछे, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल रिंग, ये क्या हो जाएगा, क्या है, ये सर्कल ही है ना, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, बट यहाँ पर तो मेरे पास 2 रेडियस है, तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। बेसिकली आपको बस लॉजिक लगाना है। ठीक है भाई, डन। एंड अगर आपसे टोटल सरफेस एरिया पूछे तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, बाहर का जो एरिया है वो प्लस अंदर ये जो छोटी सी कटोरी बन रहा है ना, इसका भी एक एरिया होगा। तो अल्टीमेटली आप दोनों को ऐड कर दोगे, आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूं एक्सटर्नल कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस इंटरनल कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल रिंग, ये तीनों का एरिया आपका ऐड हो जाता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूं, एक्सटर्नल कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस इंटरनल कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल रिंग। भाई ये वाला भी तो एरिया काउंट होगा ना, क्रॉस सेक्शनल रिंग। अब जैसा मैंने आपको अभी तक सारे फॉर्मूले बताए हैं, आप एक्सटर्नल कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया आपको पता ही है दैट एक हेमिस्फीयर का क्या होता है, दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर। तो सबको अगर आप एक के बाद एक लिखोगे तो जनरली आपका कुछ ऐसा बन जाएगा, 2 एक्सटर्नल वाले का हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर क्योंकि इंटरनल है, प्लस क्रॉस सेक्शनल अभी मैंने आपको बताया पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। एंड सबको आप अगर ओपन करके थोड़ा सा कॉमन वगैरह फाइंड आउट करोगे तो आप पाई को कॉमन लेकर के 3 आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर जो है वो आपका अल्टीमेटली फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये होता है आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हॉलो बॉल। ठीक है भाई, आई होप आपको ये वाला भी कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो आपका अगला फिगर बनता है वो बनता है पिरामिड, या फिर पिरामिड से पहले मैं आपको बताता हूं प्रिज्म। ठीक है, प्रिज्म क्या होता है, अगर आपने फिजिक्स पढ़ी है तो आपको पता नहीं है दैट हम लोगों के पास एक प्रिज्म होता है जो कि हमारे लाइट को 7 डिफरेंट लाइट में विबग्योर में ट्रांसफर कर देता है। तो प्रिज्म का शेप कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, 2 ट्राइंगल जो है उसको बेसिकली आप कनेक्ट कर देते हो।
ओके, ये कुछ हमारा प्रिज्म का शेप होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रायंगुलर प्रिज्म। प्रिज्म जो है ना वो एक हेक्सागोनल भी हो सकता है, बट हेक्सागोनल की अभी हम लोग बात नहीं करते हैं, हम लोग डायरेक्टली देखते हैं, ठीक है। अब देखो हेक्सागोनल, या फिर मैं क्रिएट कर देता हूं 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। इस तरीके का आपका हेक्सागोनल प्रिज्म होता है। ये आप बॉटम एंड टॉप को मैं थोड़ा सा मार्क कर देता हूँ सो दैट आपको एग्जैक्टली पता चले दैट ये हमारा प्रिज्म है, ठीक है। ओके, इस तरीके का आपका प्रिज्म बनता है, बैकवर्ड की साइड है ये, ठीक है। इसको मैं भी मार्क कर देता हूँ। ओके, तो देखो भाई प्रिज्म में कुछ भी नहीं है। आपको अगर मैं लेटरल सरफेस एरिया की बात करूं, लेटरल सरफेस एरिया की बात, तो वो होता है पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। मतलब पेरीमीटर अगर आप बेस का फाइंड आउट कर लेते हो इनटू हाइट, आप चाहे आप इसकी बात कर लो या फिर इसकी बात कर लो, दोनों के केस में हमारा सेम हो जाएगा। ओके, आप ये आपके ऊपर छोड़ देता हूं, बिकॉज ऑब्वियसली ट्राइंगल का जो है वो पेरीमीटर अलग होगा एंड पेरीमीटर दूसरे का अलग होगा, ठीक है। तो मैं इसका कोई एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं होता है, आपको चीजें दी होंगी, आपको बस उसमें वैल्यू पुट करना है। तो ये होता है पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। ओके, एंड सिमिलरली अगर मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करूं तो टोटल सरफेस एरिया आपका हो जाता है सरफेस एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। ये बेसिक सा ये हम लोग अभी तक समझते हैं, यही चीज हम लोग सीखते चले आ रहे हैं। हर एक हम लोगों ने जो भी नॉर्मल कर्व देखा था, नॉट हॉलो या फिर एक तरीके से हॉलो वालों को अगर हम लोग छोड़ दे तो बाकी सब जगह पर हम लोग लेटरल सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया के लिए यही सेम चीज जो है वो फाइंड आउट करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो मुझे लगता नहीं दैट इसका मुझे एग्जैक्ट फॉर्मूला वगैरह लिखने की जरूरत है, बिकॉज ऑब्वियसली आपको चीजें मेंशन ही होगी, ठीक है। अगर मैं ट्राइंगल की बात करूं तो पेरीमीटर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, बिकॉज अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं है तो ऑब्वियसली ए प्लस बी प्लस सी इंटू आप हाइट कर दोगे, ठीक है। सिमिलरली अगर ये हेक्सागन का सारा साइड इक्वल है तब तो आपको इक्वल साइड्स पता ही है, अगर नहीं पता है तो फिर इंडिविजुअल साइड्स को आप ऐड करके हाइट से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो इस तरीके से इसका जो है वो कॉन्सेप्ट चलता है। प्रिज्म के बाद आपका नेक्स्ट और फाइनल फिगर है हमारा पिरामिड। पिरामिड ऑब्वियसली ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा आपको पता ही होगा, कुछ इस तरीके का बनता है, एक स्क्वायर बेस बनता है बेसिकली पिरामिड में, ठीक है, ठीक है। एंड इस स्क्वायर बेस में से एक ट्राइंगल जो है वो बेसिकली ऊपर की तरफ आ रहा होता है, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली जो है वो इस तरीके का, ओके नॉट लाइक दिस, इस तरीके से आपका जो है वो पिरामिड जो है वो बन रहा होता है, ठीक है। आई होप आप ये चीज समझ रहे होगे दैट एग्जैक्टली किस तरीके से आप पिरामिड को बना सकते हो। ओके, अब देखो पिरामिड में भी सेम चीज है। अगर मैं ये पिरामिड जो है वो स्क्वायर बेस के साथ भी हो सकता है, हेक्सागोनल पिरामिड भी हो सकता है, हेक्सागोनल में 6 साइड्स होंगे। तो अगर मैं लेटरल सरफेस एरिया की अगेन बात करूं तो लेटरल सरफेस एरिया अगेन आपका सेम हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, 1/2 इंटू एरिया ऑफ बेस, जो कि आपका अगर स्क्वायर होगा तो जो ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाय स्लांट हाइट, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। यहाँ पर एग्जैक्टली हमारे वेरिएबल्स में मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि वो हो सकता है दैट आपको स्क्वायर की जगह पर हेक्सागोनल बेस आ जाए, तो वैसे केस में आपका ये जो है वो यूनिवर्सल फॉर्मूला रहेगा, ठीक है भाई। एंड अगर मैं आपको टोटल सरफेस एरिया की बात करूं तो वो हो जाएगा आपका, टोटल सरफेस एरिया होता है 1/2 इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाय स्लांट हाइट प्लस एरिया ऑफ बेस, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला हो जाता है टोटल सरफेस एरिया के लिए। एंड सिमिलरली अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम आप किसी भी पिरामिड का कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला थे एंड ये तीनों जो मैंने आपको लास्ट के 2 शेप्स बताए ना, दैट इज पिरामिड एंड प्रिज्म, आपको केवल और केवल ये फॉर्मूले यूज करने हैं, बिकॉज आपका जो बेस हो सकता है ना वो ट्रायंगुलर भी हो सकता है, हेक्सागोनल भी हो सकता है। सिमिलरली आपके पिरामिड में भी आपका जो बेस है वो स्क्वायर बेस भी हो सकता है या फिर हेक्सागोनल बेस भी हो सकता है, ठीक है भाई।
आई होप आप ये चीज समझ गए होंगे। चलो पिरामिड के बाद एक पिरामिड से मिलता जुलता शेप आता है, दैट इज फ्रस्टम। वैसे फ्रस्टम जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फ्रस्टम में बेसिकली क्या होता है, अगर आप पिरामिड के लेट से इस वाले पार्ट को काट देते हो, कट कर देते हो, तो आपका कुछ फ्रस्टम का शेप बन जाता है। बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मैं इसको बता देता हूँ। फ्रस्टम, फ्रस्टम की अगर मैं शेप की बात करूं तो ये आपका कुछ इस तरीके से बनता है। स्क्वायर रहेगा आपका, जो आपका बेस है उसमें स्क्वायर रहता है एंड टॉप में छोटा स्क्वायर रहता है। अल्टीमेटली ये एक पिरामिड ही होता है जिसके आपने वो टॉप को जो है वो काट दिया रहता है। ठीक है, तो ये आपका फ्रस्टम बन गया। ओके, ठीक है, इसको हम लोग फ्रस्टम बोलते हैं। डन। अब देखो इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है फ्रस्टम का, वो होता है 1/2 इंटू P1 प्लस P2 इंटू L। ठीक है, अब देखो P1 एंड P2 क्या है, अगर A1 एंड A2 आर एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम फेस, मतलब मान लो इसका जो एरिया है वो है A1 एंड ये जो नीचे वाला शेप है इसका जो एरिया है वो है A2। ठीक है, A1 एंड A2 आर टॉप एंड बॉटम फेस का एरिया एंड P1 एंड P2 आर पेरीमीटर ऑफ टॉप एंड बॉटम फेस, मतलब इसका पेरीमीटर है P1 एंड नीचे वाले फेस का, नीचे वाले साइड का पेरीमीटर है P2। ठीक है, एंड H इज द हाइट एंड L इज स्लांट हाइट। नॉर्मल अगर मैं परपेंडिकुलर हाइट की बात करूं तो वो आप H मेंशन करो एंड स्लांट हाइट का मतलब है ये जो आपका टेढ़ा वाला हाइट है, ऑब्वियसली दैट इज L। ठीक है, तो ये सब चीज आप मेंशन करोगे तो आपका लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला बन जाता है 1/2 इंटू P1 प्लस P2 इंटू L एंड टोटल सरफेस एरिया आपका बन जाता है 1/2 बेसिकली लेटरल सरफेस एरिया प्लस टॉप एंड बॉटम का एरिया। मतलब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं P1 प्लस P2 इंटू L, P1 P2 प्लस A1 प्लस A2, ये भी आप लिख सकते हो, या फिर आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे ना तो अल्टीमेटली यही बन जाता है, कुछ ऐसा इसमें डिफरेंस नहीं है। ओके, ठीक है, एंड फाइनली मैं आपको वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम हो जाता है 1/3H A1 प्लस A2 प्लस √A1 इंटू A2। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट शेप्स थे जो कि मैंने आपको बताए। तो आई होप आपको यहां तक की सब चीजें समझ में आई होंगी। चलो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं दैट किस तरीके से क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिल सकते हैं। चलो देखो भाई, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है दैट द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ प्लेग्राउंड आर 36 मीटर एंड 21 मीटर। मतलब हमारा ये एक प्लेग्राउंड है। ठीक है, ये हमारा एक प्लेग्राउंड है। अब लेंथ एंड ब्रेड्थ दिया हुआ है तो ऑब्वियसली एक रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड होगा। ये हमारा एक प्लेग्राउंड है एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारे प्लेग्राउंड का लेंथ है वो लेंथ है आपका 36 मीटर एंड जो आपके प्लेग्राउंड की विड्थ है वो है आपकी कितनी, प्लेग्राउंड की विड्थ है आपकी 21 मीटर। ठीक है भाई, तो ये हम लोगों को गिवन है। अब मुझे बोला गया है दैट पोल्स आर रिक्वायर्ड टू बी फिक्स्ड अलोंग द बाउंड्री एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर अपार्ट। फाइंड द नंबर ऑफ पोल्स रिक्वायर्ड, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पोल्स, जितने टोटल पोल्स लगेंगे। अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मुझे कह रहा है दैट मुझे पोल्स लगाने हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से दैट जो हर एक पोल होगा ना उसके बीच में जो है वो 3 मीटर का डिस्टेंस होगा। हर पोल के बीच में 3 मीटर का इस तरीके से डिस्टेंस होगा। तो अगर मुझे सबसे पहले ये पता चल जाए दैट टोटल हमारा कितना इसका पेरीमीटर है तो इजिली हम लोग इस चीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो अगर मुझे ये 3 डिस्टेंस मीटर नहीं दिया गया रहता तो आप क्या करते, अगर लेट से मुझे कोई वायर बिछानी होती तो आप क्या करते, इस पूरे के पूरे रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड का आपको क्या पता करना होता, आपको इसका पेरीमीटर पता करना होता, राइट। तो अब जब हम लोगों को ये चीज पता है दैट हम लोगों का ये रेक्टेंगल है एंड अल्टीमेटली मुझे पेरीमीटर ही फाइंड आउट करना है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है भाई, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2L प्लस B। तो अगर मैं इसको 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ यानी लेंथ प्लस ब्रेड्थ करूंगा तो यहां पर सिंपली आपको रखना है 2, लेंथ कितनी है इसकी भाई, लेंथ है 36 एंड विड्थ कितनी है, विड्थ है आपकी 21। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 57 दैट कम्स आउट टू बी 114 आ गया। अब देखो ये 114 कब आंसर मेरा होता है, ये 114 आपका तब आंसर होता जब ये जो पोल्स है इनके बीच में 0 डिस्टेंस होता। मतलब अगर मेरे पोल्स है ना इनको मैं एकदम एक के पीछे एक चिपका करके लगाता तो मेरे टोटल 114 हो जाते हैं। बट हमारा तो ऐसा केस नहीं है, हम लोगों का जो पोल्स है वो हम लोगों को बताना है दैट पोल्स के बीच में 3 मीटर का डिफरेंस है। तो ऑब्वियसली चीज है, हम लोग अगर 114 को 3 से डिवाइड कर देंगे। क्यों मैंने 3 से डिवाइड किया, क्योंकि दो पोल के बीच में 3 मीटर का डिस्टेंस है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो सिंपली 38। मतलब आपका जो
टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड पोल्स होंगे जो कि इस पूरे के पूरे प्लेग्राउंड के कुछ इस तरीके से कवर कर ले कि हर पोल के बीच में डिस्टेंस 3 मीटर का होगा, तो वो आंसर आपका 38 हो जाएगा। बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था, मैंने इसमें टाइम इसलिए लिया बिकॉज हो सकता है आप में से कुछ नॉन मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको इजिली समझ में आ जाए। ठीक है भाई, चलो अगले वीडियो के अगले हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। अ क्यूब इज कट इनटू 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द सरफेस एरिया। मतलब इस क्वेश्चन का यहाँ पर आप क्यूब्स लिख लो बेसिकली, मतलब इसका क्वेश्चन का ये है दैट आपके पास एक बड़ा क्यूब था, ये आपका एक क्यूब हो गया, बड़ा क्यूब। अब आपने क्या किया है, इस क्यूब को छोटे छोटे अलग अलग क्यूब्स में जो है वो इस तरीके से कट कर दिया, कुछ इस तरीके से दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब अब जो आपका जो छोटे छोटे क्यूब है ना, मैं अगर एक छोटा क्यूब को यहाँ पर पिक करता हूं तो इसका सब चीज जो है वो 1 सेंटीमीटर का होगा। इस चीज से ऐसा कुछ मैंने एक क्यूब क्रिएट कर लिया। ठीक है, तो सरफेस एरिया इंक्रीज कितना होगा। देखो अब यू मस्ट बी थिंकिंग कि भाई अब मैंने क्यूब को काट करके छोटा किया है तो एरिया तो मेरा कम होना चाहिए, सरफेस एरिया तो मेरा कम होना चाहिए। ऐसा नहीं है, एक्चुअली आप ये देखो ना, पहले इस पूरे बड़े क्यूब में कितना एरिया था, 6 था, टोटल 6 सरफेसेस थे, लेकिन अब एक छोटे क्यूब में ही 6 सरफेसेस है, तो 64 क्यूब में कितने सरफेस होंगे, 64 इंटू 6 सरफेसेस, 6 4 24 38, 384 नए सरफेस आपके पास बन गए। पहले केवल 6 सरफेस था, अब कितने नए सरफेस है, 384। तो इस तरीके से आपका जो सरफेस एरिया है ना वो भी अकॉर्डिंगली इंक्रीज हो जाएगा। भाई बात को समझे कि नहीं समझे। तो इस तरीके से आपको पूछा है कि कितना परसेंट इंक्रीज होगा। तो पहले आप अगर बड़े क्यूब की बात करोगे तो सरफेस एरिया कितना होता है, 6a², 6 इंटू a²। तो हमारा जो बड़ा क्यूब है उसका हम लोगों का टोटल साइड कितना होगा भाई, टोटल साइड हो जाएगा 6 इंटू a², दैट इज। अब इसको हम लोगों को यहाँ पर सरफेस फाइंड आउट करना, तो आप यहाँ पर मेंशन कर लो अ क्यूब ऑफ 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आई थिंक मिसप्रिंट हो गया था, तो यहाँ पर आप 4 स्क्वायर करो इसको, तो 4 4 जा होता है 16 एंड 16 6 जा 96। तो आपका जो ओरिजिनल क्यूब है उसका एरिया है आपका 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका सरफेस एरिया हो गया। ठीक है, जो बड़ा वाला क्यूब है उसका। अगर हम लोग अब छोटे वाले क्यूब की बात करें तो छोटे वाले क्यूब में हम लोगों को क्या दिखाई दे रहा है भाई, छोटे वाले क्यूब में भी आपका जो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होगा वो सेम होने वाला है। तो आप कैसे इसको फाइंड आउट करोगे, एग्जैक्टली आपको लिखना है सेम फॉर्मूला, दैट इज 6a²। बट अब इसका जो साइड है वो 1 है, तो 6 इंटू 1 6 हो गया। बट हमारे पास कितने नए क्यूब्स क्रिएट हो चुके हैं, टोटल 64 क्यूब्स जो है वो क्रिएट हो चुके हैं। ठीक है भाई, तो मुझे सिंपली इस 6 को 64 से मल्टीप्लाई कर देना। अब देखो ये 64 क्यों आया मैं आपको एग्जैक्टली बता देता हूं, बट पहले मैं इसको सॉल्व कर लूं। 6 4 जा 24 38, यानी कि पहले ये चीज 96 थी, अब ये चीज जो है वो 384 बन चुकी है। ठीक है भाई, तो अगर आपको इसका इंक्रीज पता करना है दैट कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, तो आप क्या कर दोगे, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि 384 माइनस 96 अपॉन 96 इंटू 100। कितनी परसेंट कोई चीज इंक्रीज हुई है ये मैंने आपको परसेंटेज के चैप्टर में बताया हुआ है, कैसे आपको कैलकुलेट करना है। अगर आपको नहीं पता है तो आप पीछे जाकर के रेफरेंस ले सकते हो। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरा समथिंग अराउंड 300% का इंक्रीज आ जाएगा, समथिंग अराउंड 300%। अब ये क्वेश्चन आता है, बहुत से स्टूडेंट्स ने मतलब ये चीज क्वेरी उठाई है दैट कैसे पता चलेगा दैट हम लोगों के पास 64 क्यूब है। देखो काफी ज्यादा सिंपल है, अगर आप लॉजिक लगाओगे तो इजीली आप ये चीज फाइंड आउट कर पाओगे दैट 4 सेंटीमीटर के क्यूब्स हैं एंड 4 सेंटीमीटर को मैं 1 बाय 1 में कट करूंगा तो 64 हो जाता है। बट फिर भी अगर आपको लॉजिक नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको इसको वॉल्यूम के मेथड से भी बता देता हूं। वॉल्यूम का मेथड भी क्या कहता है दैट भले ही मैं किसी एक बड़े टुकड़े को मल्टीपल इनफाइनाइट छोटे छोटे टुकड़ों में काट दूं, बट उसका जो वॉल्यूम रहता है ना वो हमेशा सेम रहता है। ठीक है, मतलब ये जो बड़ा वाला क्यूब है इसका एंड सभी छोटे वाले क्यूब्स के सम का वॉल्यूम जो है वो सेम रहेगा। मतलब बड़े वाले क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब, यानी कि मैं इसको बड़े ए से कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर देता हूं। ए क्यूब विल बी इक्वल टू जितने भी छोटे क्यूब्स हैं एक्स इंटू जितना उनका वॉल्यूम है। बड़े वाले क्यूब का जो साइड था वो कितना था, 4 क्यूब इज इक्वल टू एक्स, मुझे पता नहीं है, इंटू छोटे वाले का साइड क्या है 1 है, तो 1 क्यूब 1 ही हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया 64 इक्वल टू एक्स, मतलब एक्स की वैल्यू मतलब टोटल छोटे क्यूब्स की जो वैल्यू है वो 64 हो गई। ठीक है भाई, काफी ज्यादा सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर मैं किसी बड़े चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देता हूं या फिर उसको मेल्ट करके बना देता हूं तो उनका वॉल्यूम हमेशा सेम रहता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है।
स्टार मार्क कर लो अगर आपको नहीं पता है तो। चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। Find the volume of a cylinder which has height of 14 cm and it is inscribed in a sphere of radius 8। मतलब ये बोला गया है that मेरे पास एक स्फीयर है, ठीक है, लेट्स से कि ये मेरा एक स्फीयर हो गया, ठीक है, इसके अंदर मेरा एक सिलेंडर है, ठीक है, इसके अंदर मेरा एक सिलेंडर हो गया, ठीक है भाई। अब मुझसे बोला गया दैट इस सिलेंडर का आपको वॉल्यूम बताना है अगर इसकी हाइट 14 है एंड स्फीयर का रेडियस जो है वो 8 है। मतलब ये हमारा स्फीयर का सेंटर हो गया, ठीक है, एंड अगर 8 है इसका रेडियस तो मतलब ये पूरा का पूरा जो है वो डायमीटर होगा एंड डायमीटर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं हाइट की बात करूं इस सिलेंडर के तो हाइट मुझे 14 सेंटीमीटर जो है वो गिवन है। ओके भाई, तो अब अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये आपको अल्टीमेटली क्या मिल गया, ये आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल गया है कि नहीं। आप ध्यान से देखो ए बी एंड सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो क्या मैं ये नहीं लिख सकता दैट आपका ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ए बी कितना होगा भाई, ए बी होगा आपका 16 स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर, है कि नहीं। तो अगर आप इसको अल्टीमेटली 16 स्क्वायर माइनस 14 स्क्वायर करोगे तो एक बार आपका आ जाएगा 16 प्लस 14, एक बार आ जाएगा 16 माइनस 14 इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर, ठीक है भाई। ये हो जाएगा आपका 30 इंटू 2 यानी कि 60, यानी कि BC की वैल्यू आ जाएगी आपकी अंडर रूट 60। ये चीज मैंने कैसे किया, ऑब्वियसली मैंने 16 स्क्वायर माइनस 14 स्क्वायर कर दिया, एक बार a माइनस बी एक बार a प्लस बी। मेरे को ये ज्यादा इजी लगा अगर उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको कि डायरेक्टली स्क्वायर की जो वैल्यू है वो याद नहीं है, वो यहाँ से भी चीजों को कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो ये मेरा BC की वैल्यू हो गई, मतलब ये डायमीटर हो गया हमारे उस सिलेंडर का। बट मुझे तो रेडियस से मतलब है, रेडियस से क्यों मतलब है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। अब मुझे रेडियस चाहिए, रेडियस क्या हो जाएगा अंडर रूट 60 बाय 2, ठीक है। तो पाई इंटू अंडर रूट 60 बाय 2 इंटू हाइट कितनी है 14 है, तो ये हो गया आपका 7, तो अल्टीमेटली हो जाएगा आपका 7 पाई रूट 60। एंड आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर जो है वो समथिंग अराउंड आ जाएगा 7 इंटू 3.14 इंटू अंडर रूट 60 आप करोगे तो समथिंग अराउंड इसको यहाँ पर एक और स्क्वायर है, मतलब ये अंडर रूट 60 जो है वो 2 बार मल्टीप्लाई होगा। तो अल्टीमेटली आपका क्या बन गया 7 इंटू 22 बाय 7 इंटू 60 बन गया, ठीक है। तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 6 2 12 1, ये आपका अराउंड आ जाएगा। सिंपली एक काम करता हूं, मैं इस वाले पार्ट को दोबारा लिख देता हूं। यहाँ पर आई थिंक हम लोगों ने रूट 60 को 2 बार नहीं लिखा। देखो पाई की वैल्यू अब डालोगे 22 बाय 7, रेडियस कितना होगा, रेडियस होगा रूट 60 बाय 2, क्यों, क्योंकि डायमीटर रूट 60 है तो रूट 60 बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय रूट 60 बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय हाइट, हाइट है आपकी 14, ठीक है। तो 7 2 जा 14, ओके। तो यहाँ पर 2 इंटू 11, तो आपका हो गया 11 इंटू 60, दैट कम्स आउट टू बी 660। तो आपका जो राइट आंसर होगा, आप एक काम करो इसको 660 कर लो, बी जो है वो सी जो है वो सॉरी राइट आंसर है, ठीक है भाई। तो इस तरीके से आपको आंसर सॉल्व करना है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दैट द रेशियो बिटवीन लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क इज 3:2। मतलब कोई भी हमारा एक रेक्टेंगुलर पार्क है, उसका लेंथ की अगर मैं बात करूं तो वो है आपका 3x एंड विड्थ जो है यानी कि ब्रेड्थ जो है वो है 2x। If a man is cycling along the boundary of the park at a speed of 12 km per hour, completes one round in 8 minutes, find the area of the park। देखो काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन है एंड यहाँ पर टाइम स्पीड डिस्टेंस का भी छोटा सा एक कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ डिस्टेंस d इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, ओके भाई। तो देखो डिस्टेंस उसने कितनी कवर की है हमारे पर्सन ने, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड कितनी है उसकी 12 मीटर पर आवर है, बट उसने 8 मिनट लिया है। तो क्या मैं इसको मीटर पर मिनट में कन्वर्ट करना होगा, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा था दैट 12 किलोमीटर पर आवर को मुझे मीटर पर मिनट में अगर कन्वर्ट करना है तो 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। अब देखो यहाँ पर वो वाले स्टूडेंट्स ज्यादा गलती करने के चांसेस हो जाएंगे जिन्होंने याद करके रखा है कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है। बट यहाँ पर तो हम लोगों को किलोमीटर पर आवर की जगह पर सिंपली क्या करना है, हम लोगों को मीटर पर मिनट में चीजों को चेंज करना है। तो यहाँ पर आप इजिली ये चीज देख पाओगे दैट यहाँ पर उनका जो 5/18 वाला रूल है वो फेल हो जाएगा।
ठीक है, इसलिए मैंने आपको ऐसा कुछ एक डिवीजन बताया था स्टार्टिंग में, जिससे आप किसी भी यूनिट को कहीं पर भी कवर कर पाओगे। तो ये आवर से आवर कट गया, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो गया, तो अल्टीमेटली आपका आ जाएगा ये 0 से 0 कैंसिल कर दो, 6 2 आर 12, तो आपका स्पीड कितना हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा आपका 200 मीटर पर मिनट, इनटू टाइम कितना लगा, 8 मिनट लगा, तो अल्टीमेटली आपका कितना हो गया, मिनट से मिनट कैंसिल हो जाएगा, 8 टू 1600 मीटर जो है वो हमारा टोटल डिस्टेंस कवर किया। अब डिस्टेंस उसने क्योंकि बाउंड्री के बाहर बार चलाई है, तो यहां से लेकर के इन पूरे के पूरे बाउंड्री का जो डिस्टेंस है वो हो गया आपका 1600 मीटर, मतलब कि केवल और केवल हमारा आउटर पेरीमीटर। ओके, एरिया पूछा हुआ है, एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो मुझे ना तो लेंथ पता है ना ब्रेड्थ पता है, बट मुझे पेरीमीटर पता है, एंड पेरीमीटर का फॉर्मूला पता है, 2 टाइम्स L प्लस बी इज इक्वल टू 1600। L कितना है भाई, L है आपका 3x प्लस B कितना है भाई, B है आपका 2x इज इक्वल टू 800 हो गया। 5x की वैल्यू आपकी 800 आ गई एंड x की वैल्यू 160 आ गई, तो आपका लेंथ कितना बन गया 48 480 एंड 320 आपका ब्रेड्थ बन गया। तो अगर मैं एरिया की बात करूं तो काफी ज्यादा सिंपल था, ये एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, यानी कि 480 मल्टीप्लाइड बाय 320। तो आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे वैसे, तो मुझे बस इसका बी ऑप्शन दिख रहा है, मैंने इसको मल्टीप्लाई नहीं किया है, रीजन क्या है मैं आपको बताता हूं, दैट अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो 2 बार यहाँ पर 0 आ रहा है, ठीक है, इसमें एक बार 0 है तो ये तो ऐसे रिमूव हो गया, ए भी ऐसे रिमूव हो गया। फर्दर 8 टू 16, तो यूनिट डिजिट जो है वो 6 के साथ आनी चाहिए थी, 0 के बाद जो पहला डिजिट है वो 6 के साथ आनी चाहिए थी, तो सिंपली मैंने बिना मल्टीप्लाई किए बी को टिक कर दिया। तो इस तरीके से छोटे छोटे ट्रिक्स हैं जिसको यूज करके आप एग्जामिनेशन में अपने टाइम को सेव करोगे। ठीक है भाई, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। You are required to put a stick inside a cuboid shaped box which has dimensions of 8, 6 and 2. Find the maximum height of stick that can be put inside the box. अब हमारा एक क्यूबॉइड बॉक्स है, ये मेरा एक बॉक्स है, ठीक है भाई, ये एक मेरा बॉक्स है। अब मुझसे बोला गया है कि इसके अंदर मुझे एक स्टिक डालनी है, तो मैक्सिमम हाइट क्या हो सकती है स्टिक की जो मैं इसमें डाल सकता हूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं दैट वो सोचते हैं दैट ये जो क्यूबॉइड का हाइट है ना, यही मेरे पास मैक्सिमम जो हाइट होगी स्टिक की वो मैं डाल सकता हूँ जितनी क्यूबॉइड की हाइट होगी, बट ऐसा गलत है। आप अगर इस स्टिक को डायगोनली डालोगे ना, डायगोनल में, तो आपका ज्यादा बड़ा स्टिक जो है वो अंदर जाएगा रेदर देन सिंगल मतलब स्ट्रेट डालना। तो अल्टीमेटली मुझे घुमा फिरा करके बस इस जो डायगोनल है ना इसकी मुझे लेंथ पूछी हुई है, ठीक है, बस इसको फ्रेम करने का जो तरीका है वो अलग है, बट मुझे अल्टीमेटली पूछा गया है दैट इस क्यूबॉइड का डायगोनल कितना है। तो देखो भाई, क्यूबॉइड के डायगोनल का फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, अंडर रूट L² प्लस B² प्लस H²। तो अंडर रूट लेंथ कितना है 64 है, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 36 प्लस 4, 64 प्लस 36 100, 100 प्लस 4 अंडर रूट 104, यानी कि आप इसको ध्यान से देखो अगर तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2√26। ठीक है भाई, काफी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था, बट आपको ये चीज अगर आती होगी दैट एक क्यूबॉइड में जो मैक्सिमम लेंथ का स्टिक जा सकता है वो उसके डायगोनल के थ्रू जा सकता है, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर जाओगे। चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब देखो भाई, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हम लोगों को इस ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड आउट करना है। देखो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय हाइट। अब देखो यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं दैट वो लोग ट्रिग्नोमेट्री लगा करके इसका साइड निकालेंगे, इसका साइड निकालेंगे, फिर बीच वाले पोर्शन का एरिया प्लस इस ट्रायंगल का एरिया प्लस इस ट्रायंगल का एरिया। ये चीज गलत हो जाएगी। गलत क्यों हो जाएगी, क्योंकि मुझे बोला नहीं गया है दैट ये जो बीच का पोर्शन है ना वो स्क्वायर या रेक्टेंगल है, ऐसा बोला नहीं गया। भले ये दिखने में आपको रेक्टेंगल लग रहा हो, बट क्या पता यहाँ से लेकर के यहाँ पर ये थोड़ा सा ऊपर में बीच का एरिया भी अल्टीमेटली किसी टाइप का ट्रेपीजियम बन रहा हो, राइट, ये चीज मुझे नहीं पता है। तो ओवरऑल में जो ट्रेपीजियम है उसका एरिया का फॉर्मूला लगाऊंगा। ओके भाई, तो देखो यहाँ पर जो है ना AB और MN तो भाई इक्वल लेंथ के हैं, क्यों, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो ये जो MN है वो 4 हो जाएगा। ओके, अब देखो ट्रायंगल BN, यहाँ पर आप CND मार्क कर लो। आप यहाँ पर एक काम करो, इन ट्रायंगल BNC, BN एंड C, इस वाले ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आप यहां पर क्या कर सकते हो, सिंपली आप sin 30 डिग्री लगा सकते हो। sin 30 डिग्री इज इक्वल टू BN बाय 10 हो जाएगा। तो sin 30 डिग्री 1/2 हो जाता है, क्यों, क्योंकि ये होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज।
ठीक है, परपेंडिकुलर आपका bn है, हाइपोटेनियस आपका 10 है, तो 1/2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका bn बाय 10, तो अल्टीमेटली bn की वैल्यू आपकी आ गई है 5, तो मैं bn के सामने जो है वो 5 लिख देता हूं, ठीक है, bn के सामने मैं इसको 5 लिख देता हूं, ठीक है भाई। सिमिलरली अगर मैं इस पर्टिकुलर इक्वेशन में, इस पर्टिकुलर ट्राइंगल में अगर मैं लगा देता हूं अपना हाइपोटेनियस, तो सॉरी पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम को लगाने के बाद मैं ये कह सकता हूं दैट BC का स्क्वायर इज इक्वल टू BN का स्क्वायर प्लस NC का स्क्वायर। BC कितना है भाई, BC है 10 का स्क्वायर यानी कि 100 इक्वल टू BN का स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस NC मुझे पता नहीं है, ठीक है, तो 75 अंडर रूट इज इक्वल टू NC, तो NC मेरे पास अल्टीमेटली कितना आ गया भाई, NC आ गया मेरा 5√3, ठीक है, मतलब ये जो NC है वो है 5√3, तो ये 4 है, ये 5√3 है, अब मुझे ये एक अकेला चाहिए, तो अब देखो आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, इन ट्राइंगल ADM, ट्राइंगल ADM की अगर मैं बात करूं तो इसमें आप सिंपली tan 45 डिग्री लगा सकते हो, tan 45 डिग्री इक्वल टू AM बाय DM, AM बाय DM, क्योंकि tan क्या होता है, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है कि नहीं। अब इसमें मुझे ये चीज पता चल जाएगी दैट 1 tan 45 डिग्री क्या होता है, 1 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि 5, ठीक है, AM जो होगा वो 5 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों, क्योंकि दोनों के दोनों जो लाइंस है वो पैरेलल है एक दूसरे के, एंड ऊपर है नीचे से सेम है, तो ऑब्वियसली ये भी 5 हो जाएगा, तो ये परपेंडिकुलर आपका हो गया 5 अपॉन DM मुझे बेसिकली पता नहीं है, ठीक है, तो अल्टीमेटली ये अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो DM की वैल्यू जो है वो 5 आ जाएगी, तो ये 5 आ गया, ठीक है भाई, यहां तक आपने सॉल्व कर लिया। अब देखो काफी ज्यादा सिंपल ये क्वेश्चन बन चुका है, वैसे तो मैंने आपको बताया था दैट आप इसमें डायरेक्टली तीनों का अलग अलग निकाल करके सॉल्व नहीं कर सकते हो, बट चीजों को आगे लेकर के जाने के बाद हम लोगों ने ये रियलाइज किया कि अल्टीमेटली जो है ना ये चीजें जो ये जो बीच का पोर्शन है ना वो अल्टीमेटली एक तरीके का रेक्टेंगल ही है, तो आगे हम लोग बढ़ेंगे तो 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी कि ये वाला 4 प्लस ये वाला 4 प्लस 5√3 प्लस 5, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय हाइट, हाइट कितनी है भाई, हाइट 5 है, तो आप जब इसको फाइनली सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5, 13 प्लस 5√3 बाय 2, ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से नन ऑफ दिस, ठीक है, बिकॉज ऐसा कोई इक्वेशन हम लोगों को यहाँ पर लिखा हुआ दिख नहीं रहा है, ठीक है भाई। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है वो समझ में आएगा, काफी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ इसमें करना नहीं था, ओके। चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब देखो अगला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ कॉनिकल वेसल ऑफ बेस रेडियस 2 सेंटीमीटर एंड हाइट 3 सेंटीमीटर इज फिल्ड विद वाटर, मतलब मेरा एक कोन है, ये हमारा एक कोन है, ठीक है, इस कोन में जो है वो वाटर भरा हुआ है, ठीक है, इसका जो रेडियस है वो है 2 एंड जो हाइट है, स्लांट हाइट नहीं दी गई है याद रखना, 3 है, ओके। अब ये जो है ना नीचे से जो है वो लीक कर रहा है, ये जो ड्रॉप्स हैं वो गिर रहे हैं, एंड नीचे से ड्रॉप गिर करके एक सिलेंड्रिकल वेसल में जा रहा है, ये हमारा सिलेंड्रिकल वेसल है, ठीक है। अब इस वाले सिलेंड्रिकल वेसल का जो रेडियस है वो है आपका 2 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको ये चीज बतानी है दैट ये जो पूरा का पूरा पानी जब गिर चुका होगा इस सिलेंडर में, तो ये सिलेंडर में जो पानी होगा वो कितने हाइट तक आकर के रुका होगा, तो अल्टीमेटली आपको ये वाली हाइट जो है वो बतानी है। बहुत ही ज्यादा सिंपल है, देखो आपको ये चीज पता है दैट जो कोन है ना उसी का सारा जो पानी है वो हमारे सिलेंडर में गिर रहा है, राइट। तो अगर पूरे के पूरे कोन का सारा पानी सिलेंडर में गिर रहा है तो आप इजिली ये चीज फाइंड आउट कर सकते हो दैट जितना पानी कोन में होगा उतना ही पानी सब पानी गिरने के बाद सिलेंडर में होगा, है कि नहीं। मान लो ना भाई दैट कोन में 5 लीटर पानी है, तो पूरे के पूरे अगर मैं आपको कहता हूं दैट 5 लीटर पानी जो है वो हमारे सिलेंडर में गिर गया, तो सिलेंडर में पानी गिरने के बाद कितना बच गया, 5 लीटर ही हो गया ना। तो अल्टीमेटली आप देख रहे हो दैट इस दोनों शेप का वॉल्यूम सेम है, पूरे सिलेंडर का नहीं, जहां तक पानी भरा है उतने तक कहीं मैं बात कर रहा हूं। तो क्यों ना मैं इसके वॉल्यूम को इसके वॉल्यूम के इक्वल कर दूं, राइट। तो एक कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, ये इक्वल हो जाएगा हमारे इस सिलेंडर के वॉल्यूम के। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई आर डैश स्क्वायर एच। आर डैश क्यों लिया, क्योंकि इसका रेडियस जो है वो आर नहीं है, इसका रेडियस जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, तो मैं इसको आर डैश, ये 12 लग रहा है, मैं काम करता हूँ आर
ऐसे नीचे की तरफ थोड़ा सा बस सिंबल दे देता हूँ ताकि मुझे पता चले, नहीं तो बहुत से स्टूडेंट दोनों को आर लिख करके अगले स्टेप में दोनों आर को काट देते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर अगर मैं आगे बढ़ूं तो देखो पाई से पाई तो जो है वो कैंसिल हो जाएगा, 1/3 इंटू रेडियस, जो हमारा कोन है उसका रेडियस कितना है 2 इंटू 2 इंटू कोन का हाइट क्या है 3 है। लकीली यहाँ पर रेडियस जो वो इक्वल है, बट हर बार इक्वल नहीं होता है। ठीक है, तो 2 इंटू 2 इंटू हाइट। अब देखो ये हाइट जो है ना, ये उस पूरे सिलेंडर की हाइट नहीं है, ये उस वाटर लेवल की हाइट है। ठीक है भाई, तो अगर आगे आप जाओगे तो ये 2 से ये 2 दोनों कैंसिल हो जाएंगे एंड अल्टीमेटली ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो जो आपका हाइट आ जाएगा वो आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। मतलब ये जो कोन है ना, टोटल पानी गिरने के बाद इस सिलेंडर का जो सिलेंडर होगा वो 1 सेंटीमीटर तक ही भर पाएगा। इस सिलेंडर की हाइट कुछ भी हो, इस सिलेंडर की हाइट 1 सेंटीमीटर हो, 50 सेंटीमीटर हो, 1 लाख सेंटीमीटर हो सकता है दुनिया का सबसे बड़ा सिलेंडर हो, बट इसमें इस कोन का पानी गिरने के बाद वाटर का लेवल केवल और केवल 1 सेंटीमीटर ही बचा रह जाएगा। ऐसा कोई मेथड नहीं है जिससे मैं ये चीज बता सकूं कि इस सिलेंडर की एक्चुअल हाइट कितनी थी, ये हम लोग नहीं बता सकते हैं। ठीक है, तो ए ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ स्क्वायर कारपेट with an area of 169 meter square must have 2 meter cut off on its edges in order to be a perfect fit for rectangular room। अब मेरे पास एक स्क्वायर है, स्क्वायर कारपेट है, उस स्क्वायर कारपेट को मुझे कॉर्नर से काटना पड़ेगा, 2 मीटर का कट निकालना पड़ेगा, तभी जाकर के वो जो स्क्वायर कारपेट है ना वो मेरे रूम में परफेक्टली फिट बैठेगा। ठीक है भाई, तो अब आगे मुझे बोला गया है व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर रूम। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, आप इसको किस तरीके से कर सकते हो, आपको सिंपली ये चीज फाइंड आउट करनी है दैट साइड ऑफ अ स्क्वायर कारपेट क्या होगा। देखो अगर मेरा कोई स्क्वायर था, उसका एरिया जो था वो है 169 मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये एक स्क्वायर है तो इसका साइड क्या होगा, साइड अंडर रूट 169 हो जाएगा, है कि नहीं। तो साइड जो है वो 13 हो गया, है कि नहीं, 13 मीटर या 13 सेंटीमीटर आई थिंक मीटर में दिया हुआ है, तो 13 मीटर उसका साइड हो गया। ठीक है भाई, अब देखो कट करने के बाद हमारा जो है वो क्या बैठ रहा है, अगर हम लोगों ने कट कर दिया आफ्टर कटिंग बेसिकली मैंने कट कैसे किया, बहुत से स्टूडेंट इसको गलती से राउंड कॉर्नर कट समझ लेते हैं, ऐसा नहीं है, इसमें हम लोगों को राउंड कॉर्नर कट नहीं दिया गया। ये आपका स्क्वायर कारपेट है एंड आपका जो कट है ना वो कुछ इस तरीके से लगा हुआ है, मतलब ये जो है आपका 2 मीटर का कट है, सिमिलरली यहाँ से भी आपका 2 मीटर का कट है, इस तरीके से आपका कट किया गया है। आफ्टर कटिंग जो इसके साइड्स हैं वो कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 11 मीटर। ठीक है, 2 जगह से मैंने कट किया, आफ्टर कटिंग इसका जो हो जाएगा 11 मीटर। तो अब क्या हो गया भाई, अब जो है वन ऑफ इट्स एजेस बोला गया, तो अब हमारा जो ये स्क्वायर कारपेट था वो क्या बन गया है भाई, अब वो एक रेक्टेंगल बन गया है कि नहीं। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, इसका एरिया रेक्टेंगुलर रूम का एरिया फाइंड आउट करना है। तो एक साइड से तो भाई ये जो कारपेट है वो पूरा का पूरा 13 होगा, बट दूसरे साइड से कट करके केवल 11 रह गया। भाई बात को समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। देखो एक्चुअली मुझे बोला गया है वन ऑफ इट्स एजेस, इसका केवल मैंने एक साइड काटी है। ठीक है, तो ये साइड नहीं काटी है मैंने, अल्टीमेटली ये साइड काटी है, तो मतलब ये साइड मैंने कट किया है, तो यही तो मेरा रूम होगा ना भाई, रूम इतना बड़ा होगा इसलिए तो मेरे को काटना पड़ा। तो इस रूम की अगर मैं बात करूं तो इस रूम में लेंथ कितना है भाई, लेंथ है इसका 13 - 2 दैट इज 11, बट जो विड्थ है वो आज के डेट में भी 13 है। क्यों, क्योंकि मैंने विड्थ में कुछ कटिंग नहीं किया। तो एरिया ऑफ रूम इज इक्वल टू 13 × 11 एंड इसका आपको ट्रिक पता है 143 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, डी ऑप्शन। मैंने दोनों को ऐड करके 1 + 3 को ऐड करके बीच में डाल दिया। तो ये सब ट्रिक्स जो मैंने आपको हायर मैथ में बताए थे वो सब आपके डे टू डे कैलकुलेशन में वर्कआउट करते रहेंगे। ठीक है, चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन काफी ज्यादा इजी है, बस आपको थोड़ा सा इसमें एफर्ट डालना पड़ेगा। अब देखो क्वेश्चन इज दैट 2 cows tethered to diagonally opposite vertices of a field formed by joining the midpoints of adjacent sides another field। ठीक है, what is the total grazing area of the 2 cows, मतलब टोटल वो दोनों के दोनों गाय जो है वो कितना एरिया बेसिकली कवर कर रहे हैं। ठीक है, बेसिकली मैंने दो काउस को डायगोनली ऑपोजिट वर्टिसेस ऑफ अ फील्ड, ठीक है, इसमें मैंने बांध दिया है। भाई बात को समझे कि नहीं समझे, मतलब ये दैट मतलब एक गोट को मैंने डायगोनली ऑपोजिट इधर बांध दिया, एक गोट को मैंने समथिंग अराउंड इधर बांध दिया, समथिंग आप दोनों कोई सा भी एरिया ले लो, तो ये सब जो एरिया है वो हमारा जो काऊ है वो चल रहा है। ओके, तो लेंथ ऑफ द रोप ऑफ काऊ क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ रोप ऑफ काऊ, रोप का लेंथ क्या होगा भाई, रोप का लेंथ हो जाएगा आपका 10√2 मीटर, जो कि हम लोगों को फिगर के थ्रू बताया गया है। ठीक है,
तो अब देखो, अब क्योंकि मैंने इसको बांध करके रखा हुआ है तो दोनों के दोनों जो आपके काऊ है वो कौन सा एरिया कवर करेंगे, बेसिकली वो एक एरिया ऑफ सेमी सर्कल होगा जो कि जिसका रेडियस कितना होगा 10√2। देखो भाई सीधी सी चीज है, ये आपका यहाँ पर आपने एक काऊ को बांधा है, यहाँ पर आपने दूसरे काऊ को बांधा है, एंड ये है आपका लेंथ, है कि नहीं। तो अल्टीमेटली जो काऊ है वो कैसे चलेगा, घास को इस तरीके से कुछ चलेगा, राइट। ये जो दूसरा वाला काऊ है वो कैसे घास को चलेगा, वो कुछ इस तरीके से घास को खाएगा। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, ये एक सर्कल बन गया, सेमी सर्कल इधर सेमी सर्कल इधर, दोनों मिलकर के एक सर्कल क्रिएट हो गया है, सर्कल बन गया है, एंड उस सर्कल का जो रेडियस है वो है आपका 10√2। तो अल्टीमेटली मुझे क्वेश्चन में पूछा गया है दैट दोनों गाय जो है वो ऑन एन एवरेज कितना मतलब वो कर रहे हैं, ठीक है, कितना एरिया जो है वो चल रहे हैं। तो अल्टीमेटली आपको कुछ इस तरीके से करना है दैट पाई आर स्क्वायर, मतलब इसका रेडियस कितना होगा 10√2, तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू 10√2 इंटू 10√2 यानी कि आपका 200 पाई मीटर स्क्वायर 2 का। एंड क्वेश्चन में जो है वो टोटल एरिया ऑफ 1 काउ लिख दो, ठीक है। तो इसको आप टोटल गीजिंग एरिया ऑफ 1 काउ करोगे तो ये हो जाएगा आपका 100 पाई मीटर स्क्वायर। तो डी ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर होगा, ठीक है भाई। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इफ द लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर इन रेशियो 3:2:1 and the breadth and height of a room are halved and the length of the room is doubled, then the area of 4 rooms will be, उन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, अल्टीमेटली मुझसे ये पूछा जा रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखूं तो पहले मेरा लेंथ कितना था, लेंथ है मेरा, लेट्स सपोज लेंथ है मेरा L1 है मेरा 3x, ब्रेड्थ है मेरा 2x, हाइट है मेरा सिंपली x, ठीक है। दूसरा लेंथ अगर मैं देखूं तो हमारा जो लेंथ है, द ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ रूम इज हाफ, ठीक है, ब्रेड्थ और जो हाइट है उसको मैंने हाफ कर दिया, मतलब ये जो ब्रेड्थ है वो x हो गया एंड जो हाइट है वो x/2 हो गया, एंड लेंथ ऑफ अ रूम इज डबल्ड, मतलब लेंथ हमारा 6x हो गया, ठीक है। तो अल्टीमेटली एरिया ऑफ 4 वॉल्स मुझे पूछा गया है, ठीक है। अब ये क्योंकि रूम है तो रूम का आपका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है भाई, रूम मतलब क्या होता है, रूम का शेप क्या होता है, रूम एक क्यूबॉइड होता है, ठीक है। और मैंने आपको ऑलरेडी ये चीज जो है वो पीछे बता रखी है दैट अगर आप क्यूबॉइड के केस में देखते हो तो क्यूबॉइड क्योंकि एक 3 डायमेंशनल फिगर है तो क्यूबॉइड का जो आपका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, मतलब केवल और केवल आपका 4 वॉल्स वो होता है 2LB प्लस BH, नॉट 2HL प्लस B, ठीक है, एक्सक्लूडिंग द हाइट, ठीक है। तो 2HL प्लस B आपका फॉर्मूला होता है। तो इसमें H कितना है भाई 2 इंटू x, लेंथ कितना है 3x प्लस ब्रेड्थ कितना है 2x, तो अल्टीमेटली हो गया 3 + 2 5x, ठीक है, 5 × 2 = 10x स्क्वायर। अब इस वाले क्वेश्चन में अगर मैं फिर से फॉर्मूला डालूं सेकंड वाले पार्ट में तो 2HL प्लस B यानी कि 2 इंटू हाइट है इसमें x/2, लेंथ कितना है भाई, लेंथ है आपका 6x, विड्थ कितनी है x है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 6 + 1 7, तो ये हो गया 7x स्क्वायर। 10 से 7 हो गया, 3 का रिडक्शन हुआ है, यानी कि आप इजिली ये चीज कह सकते हो दैट तो डिक्रीज्ड बाय 30%। बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दैट द इनसाइड पेरीमीटर ऑफ अ रनिंग ट्रैक विद सेमी सर्कुलर एंड्स एंड स्ट्रेट पैरेलल साइड्स इज 312 मीटर। If the track has uniform width and the length of the straight portion of the track is 90 meter, find the area if the track is 2 meter wide। ठीक है, यहाँ पर वाइड लिख लो। काफी अच्छा क्वेश्चन है एंड इस टाइप का क्वेश्चन आपने मैथमेटिक्स में जनरली किया होगा, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, बस आपको क्वेश्चन जैसा जैसा कह रहा है उसके अकॉर्डिंग एक फिगर बनाना है। तो भाई वीडियो को पॉज करो एंड आई होप कि आप ये क्वेश्चन खुद से जरूर ट्राई करोगे, ठीक है। चलो भाई देखते हैं इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो भाई जनरली क्या होता है दैट हमारे जो रनिंग ट्रैक्स होते हैं वो उनके अंदर बेसिकली एक इनर पेरीमीटर होता है एंड एक आउटर पेरीमीटर होता है, मतलब दैट आपका जो ट्रैक होगा वो कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है। ये सेमी सर्कल होगा, इसके बाद एक लेंथ होगी एंड एंडिंग में भी एक सेमी सर्कल होगा। सिमिलरली अंदर की तरफ भी आपका सेम डिट्टो रहने वाला है, एक सेमी सर्कल, एक लेंथ एंड एंडिंग के टाइम पे भी अगेन से एक सेमी सर्कल। मतलब आप अल्टीमेटली ये चीज देखोगे दैट ये जो है ना 2 सेमी सर्कल एंड एक रेक्टेंगल को मिल करके बेसिकली आपका जो ट्रैक है वो बनता है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग द इनसाइड पेरीमीटर ट्रैक विद 2 सेमी सर्कल एंड्स एंड स्ट्रेट पैरेलल लाइंस इज 312। मतलब ये जो अंदर आपको पूरा का पूरा फिगर दिख रहा है ना, उस पूरे का जो आपका
पेरीमीटर है वो 312 मीटर है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं पेरीमीटर इक्वल टू 312 मीटर। ओके, इफ द ट्रैक हैज यूनिफॉर्म विड्थ एंड लेंथ ऑफ द स्ट्रेट पोर्शन ऑफ द ट्रैक इज 90 मीटर, मतलब ये जो स्ट्रेट पोर्शन आपको दिख रहा है ना, ये 90 मीटर का है, 90 मीटर। अब ये जो स्ट्रेट पोर्शन है वो बड़े वाले के लिए भी सेम लेंथ का होगा। ठीक है, मतलब ये जो बड़ा वाला आपका ट्रैक है ना बाहर की तरफ, इसका भी ये जो पोर्शन है यहां से यहां तक, ये तो 90 ही होगा, राइट। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रैक इफ द ट्रैक इज 2 मीटर वाइड, मतलब फर्दर बोला गया है कि जो ट्रैक की विड्थ है वो आपकी 2 मीटर है। ठीक है, तो चलो भाई वन बाय वन हम लोग इन्फॉर्मेशन को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो आपका जो इनर पोर्शन है इस पूरे के पूरे ट्रैक का, इनर पोर्शन का मुझे पेरीमीटर दिया गया है 312। तो पेरीमीटर बेसिकली क्या होता है, दोनों के दोनों सेमी सर्कल को अगर मैं वन बाय वन ऐसे ज्वाइन करूं तो एक पूरा सर्कल बन जाएगा, तो उसका पेरीमीटर प्लस ये जो बीच में रेक्टेंगल है उसका पेरीमीटर, राइट। तो अब मुझे इस क्वेश्चन को आगे कैसे सॉल्व करना होगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरा जो पेरीमीटर है इनसाइड वाले ट्रैक का वो है 312। तो इनसाइड ट्रैक का पेरीमीटर आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो भाई, सबके सब जो आपके पेरीमीटर उनको इंडिविजुअली ऐड कर दूं मैं। तो ये एक हमारा इस तरफ एक सेमी सर्कल है, इस तरफ एक दूसरा सेमी सर्कल है, दोनों सेमी सर्कल को अगर मैं ऐड करूंगा तो एक पूरा सर्कल बन जाएगा। एंड सर्कल का पेरीमीटर जिसको हम लोग सर्कमफ्रेंस भी बोलते हैं उसका हो जाता है फॉर्मूला 2πr प्लस, अब मैंने देखो इधर इधर का तो ऐड कर दिया, अब ये बचा बीच में रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में मेरा क्या क्या आ रहा है भाई, रेक्टेंगल में आपका आ रहा है 90 नीचे का पोर्शन प्लस ऊपर का पोर्शन 90। अब इसको मुझे लेने की जरूरत नहीं है, क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई पेरीमीटर में अंदर का एरिया, अंदर का जो पार्ट है वो नहीं आता, पेरीमीटर केवल बाहर की बाउंड्री होती है। ठीक है, तो 2πr प्लस 90 इज इक्वल टू 312। ओके, तो यहां से आपका आ जाएगा, अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो 2πr इज इक्वल टू 312 माइनस 180। तो अल्टीमेटली अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो आर आ जाएगा वो आ जाएगा 66 इंटू 7 बाय 22। अल्टीमेटली 22 3 जा 7 3 जा 21। ये बेसिक मैथ है इसलिए मैंने इसको सॉल्व नहीं किया। ठीक है, आपका जो रेडियस आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 21 मीटर। मतलब रेडियस कौन सी किसकी बात कर रहा हूं मैं, रेडियस का मतलब हो गया आपका ये वाला जो पोर्शन है इस सर्कल का, ये वाला, ये हो गया आपका 21 मीटर। ठीक है, अब देखो छोटे वाला जो रेडियस है वो है आपका 21। अब बड़े वाले ट्रैक के रेडियस की मैं बात करूं तो वो कितना होगा, ट्रैक इज 2 मीटर वाइड, देखा आपने, तो 21 प्लस 2 यानी कि 23 मीटर आपका बड़े वाला रेडियस हो जाएगा। ठीक है भाई, अब मुझे बोला गया है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रैक। एरिया ऑफ ट्रैक मतलब मुझे ये वाला जो पोर्शन है केवल और केवल वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, मुझे अंदर का एरिया से मतलब नहीं है, मुझे बस ये बीच का एरिया जो है वो कैलकुलेट करना है। तो ये आप भाई कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, बाहर मतलब पूरे बड़े सर्कल का एरिया निकालो, बड़े वाले जो हमारा प्लेग्राउंड है बाहर वाला, उसमें से आप माइनस कर दो छोटे वाला, राइट। तो आप इसको इजिली इस तरीके से समझ सकते हो दैट आपका जो ये आउटर वाला होगा एरिया, उसमें से आपको सिंपली माइनस करना है क्या, अंदर वाला एरिया। तो आउटर वाले का एरिया आप कैसे निकाल सकते हो भाई, आउटर वाले अगर आप फील्ड को ध्यान से देखो तो क्या क्या है उसमें, एक रेक्टेंगल है, एक सर्कल है। तो सर्कल का एरिया क्या हो जाता है पाई r स्क्वायर, और आउटर जो हमारा प्लेग्राउंड है उसका हो जाएगा पाई कैपिटल R स्क्वायर, पाई कैपिटल R स्क्वायर। ठीक है, प्लस अंदर जो हमारा पूरा रेक्टेंगल बन रहा है उसका कितना हो जाएगा 90 इंटू 42 कितना हो गया भाई, 42 हो गया आपका सिंपली 42 इसलिए हुआ क्योंकि 21 प्लस 2 इज 21 प्लस 21 कितना हुआ भाई, 21 प्लस 21 हो गया आपका 42। वो हमारा इनसाइड वाले के लिए, आउटसाइड वाले की अगर मैं बात करूं तो वो हो जाएगा आपका 46। क्यों, क्योंकि 21 प्लस 2 23 इधर 23 इधर, तो पूरा आपका हो गया कितना 46। तो आप इधर करोगे 90 इंटू 46। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपका यहाँ पर आ जाएगा पाई इंटू, या मैं बड़े वाले प्लेग्राउंड का निकाल रहा हूँ, राइट, 23 का स्क्वायर प्लस 4140, यानी कि अल्टीमेटली आप इसको लिखोगे 529 पाई प्लस 4140। ये आपका बड़े वाले प्लेग्राउंड का एरिया आया। सिमिलरली आप छोटे वाले प्लेग्राउंड का अगर एरिया फाइंड आउट करना चाहो तो वो आप कैसे कर सकते हो, वो अगेन आपका पाई स्मॉल r स्क्वायर प्लस आपका जो छोटा वाला रेक्टेंगल है, छोटा वाला रेक्टेंगल यानी लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ कितना है भाई 90 है, एंड विड्थ कितना है, विड्थ है आपका 21 प्लस 21 यानी कि 42। तो ये हो जाएगा आपका पाई r स्क्वायर प्लस 90 इंटू 42, डेट विल बी अराउंड 440 3780। ठीक है, रेडियस कितना था भाई, रेडियस है इसका 21, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने 21 कैलकुलेट किया था। तो 21 इंटू 21 इज 441 पाई
प्लस 3780। ठीक है, ये 0 है, 1 नहीं है, 3780। तो देखो भाई, आपका ये बड़े वाले प्लेग्राउंड का एरिया ये आया, छोटे वाले का ये आया। अब मुझे दोनों के बीच का चाहिए, तो दोनों के बीच वाला एरिया मैं कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ? दोनों के बीच का एरिया सिंपली मैं दोनों को बड़े वाले में से छोटे को सबट्रैक्ट करूंगा। मतलब 529 पाई प्लस 4140 माइनस 441 पाई प्लस 3780, इन दोनों को मैं सबट्रैक्ट करूंगा तो मेरा जो राइट आंसर आ जाएगा वो अराउंड आ जाएगा 88 पाई प्लस 360। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 88 इंटू 22/7 प्लस 360, एंड आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो 88 इंटू 22/7 होता है आपका अराउंड 276.5, एंड इसमें आप प्लस कर दोगे 360 तो अराउंड आपका 636 पॉइंट समथिंग आएगा। तो हम लोगों को राउंड ऑफ करके ऑन एन एवरेज लगभग आपका 636 के आसपास आपका एरिया बन जाएगा। ठीक है, ये केवल और केवल कौन सा एरिया हुआ है? इस प्लेग्राउंड के बीच का जो मैंने शेड किया हुआ है उसका एरिया बना। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन था, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। चलो भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। A solid wooden toy is mounted on a solid hemisphere if the radius of the hemisphere is 4.2 centimeter and the total height of the toy is 10.2 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुडन टॉय। देखो काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, 3D ज्योमेट्री का 3D मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। इसको आप भाई वीडियो को पॉज करके खुद से एक बार कोशिश करो, एक बार जरूर से सॉल्व करने की। ठीक है, आई होप आपने क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश की होगी। चलो अब मैं आपको बताता हूँ दैट ये कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले तो आपको इसका डायग्राम जो है वो क्रिएट करना होगा। तो अगर आप इसके डायग्राम को क्रिएट करने की कोशिश करोगे तो आपका डायग्राम समथिंग अराउंड ये बनेगा दैट आपका जो कोन है वो एक वुडन हेमिस्फीयर के ऊपर माउंटेड है। मतलब ये आपका कोन है एंड ये आपका हेमिस्फीयर है। ठीक है भाई, डन। अब मुझे फर्दर ये चीज बोली गई है दैट रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज 4.2, यानी कि आप यहां से इसको अगर मैं इसको मार्क कर देता हूं तो ये जो होगा ये हो जाएगा आपका 4.2, एंड एट द सेम टाइम हाइट ऑफ द टॉय इज 10.2 सेंटीमीटर। मतलब ये जो पूरे टॉय की हाइट है वो है आपका 10.2 सेंटीमीटर। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती करते हैं, केवल कोन की हाइट ले लेते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुडन टॉय। बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। देखो वॉल्यूम आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? वॉल्यूम आपका होगा वॉल्यूम ऑफ द कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर। ठीक है, तो मुझे करना कुछ भी नहीं है, वॉल्यूम ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर को निकाल करके ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन कैसे निकलता है भाई? वॉल्यूम ऑफ कोन निकलता है, आप इधर लिखो, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो यहां पर आप क्या लिख सकते हो? 1/3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, यानी कि 4.2 स्क्वायर इंटू हाइट। हाइट इज 10.2, टोटल 10.2 माइनस 4.2। ठीक है, 10.2 टोटल है एंड रेडियस 4.2 है, दोनों को सबट्रैक्ट करोगे तो आपका आ जाएगा 6। तो आप जब इसको अल्टीमेटली सॉल्व करोगे तो आपका एरिया वॉल्यूम ऑफ कोन आ जाएगा समथिंग अराउंड 110.88, नॉट 88, जनरली इसको हम लोग 88 नहीं बोलते हैं, 88 बोलते हैं। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अगेन वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है भाई? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब, ओके, डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, मतलब अल्टीमेटली जो मैंने लिखा है 4/3 पाई आर क्यूब, ये एक स्फीयर का वॉल्यूम होता है। इसको मैं 1/2 से डिवाइड करता हूं या फिर अल्टीमेटली इनडायरेक्टली मैं इसको 2/3 पाई आर क्यूब बोल दूं तो वही हमारा हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है। राइट, आपको मैंने ऑलरेडी ये चीज बता रखी है, तो यहां पर आप 2/3 लिख लोगे। तो आप जब इसको फर्दर सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो आपका आ जाएगा समथिंग अराउंड 155, यानी कि आपको सिंपली रेडियस की वैल्यू बैठानी है। आप 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 22/7 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस आपका कितना हो जाएगा भाई? रेडियस है आपका इस केस में 4.2 का क्यूब। ठीक है, तो आप जब इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 155.2 समथिंग अराउंड। ठीक है, तो टोटल आपका वॉल्यूम कितना हो जाएगा टॉय का? वॉल्यूम ऑफ टॉय की अगर मैं बात करूं तो वो आपका हो जाएगा, दोनों को आप ऐड करोगे 110 प्लस 155 तो समथिंग अराउंड आपका 266 के आसपास आपका आ जाएगा। अगर आप डेसिमल में 1-2 डिजिट तक लेते हो तो आपका राइट आंसर जो है वो डी हो जाएगा। ठीक है भाई, काफी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट ये था नहीं। चलो हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन कहता है that the length and breadth of a playground are 36 meter and 21 meter respectively. Poles are required to fix all around at the distance of 3 meter apart. Find the number of pole required. एक्चुअली इस टाइप का हम लोगों ने ऑलरेडी एक क्वेश्चन कर रखा है. आई थिंक ये क्वेश्चन जो है वो बाय मिस्टेक जो है वो रिपीट हो चुका है, तो कोई इशू नहीं है, आप इस क्वेश्चन को जो है वो स्किप करके आगे बढ़ सकते हो. ठीक है, हम लोग चलो डायरेक्टली अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. इसका आंसर आपको अगर याद होगा तो इसका आंसर हमारा कितना था, इसका आंसर जो था वो 38 था. चलो डायरेक्टली हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. A cone with base radius 14 cm and height 26.5 cm is opened to make a rectangular sheet. Find the area of the sheet. देखो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, बस इसमें आपको लॉजिक लगाना है दैट आपके पास एक कोन है, ये हमारा एक कोन है, ठीक है. लेट से मैं इस कोन को बीच से कट करके एंड इस कोन को ओपन कर देता हूं एक रेक्टेंगुलर शीट की तरीके से, इस तरीके से कुछ ओपन कर देता हूं, तो मुझे इसका एरिया बताना है. अब देखो अल्टीमेटली मुझसे क्या पूछा हुआ है, अल्टीमेटली मुझसे पूछा हुआ है कि इस कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है, क्योंकि अगर आप इस रेक्टेंगल को कर्व करते हो तभी तो ये कोन बनेगा. तो अल्टीमेटली जब इसको ओपन कर दे तो एरिया पूछा हुआ है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा हुआ है. तो एक कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल होता है, राइट. आपको याद ही होगा. तो कर्व्ड सरफेस एरिया CSA ऑफ अ कोन इज इक्वल टू पाई इनटू रेडियस कितना है भाई, रेडियस 14 दिया हुआ है, इनटू हाइट. अब देखो यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है दैट यहाँ पर आपको स्लांट हाइट लेना होता है, ठीक है. तो बहुत से स्टूडेंट यहाँ पर गलती करते हैं, इसको आपको रखना है 26.5 एंड रेडियस है आपका कितना, रेडियस है आपका 14. तो अल्टीमेटली आप क्या करोगे, स्लांट हाइट का स्क्वायर इज इक्वल टू 26.5 स्क्वायर इंटू 14 का स्क्वायर, ठीक है. तो ये अगर आप सॉल्व करोगे तो अल्टीमेटली आपका आ जाएगा 26.5 इंटू 26.5 702.25 एंड इसको आप फर्दर ऐड कर दोगे 14 स्क्वायर से, तो वो आपका आ जाएगा 898. मतलब L जो है वो आपका आएगा √898.25 समथिंग, तो वो आपका अल्टीमेटली आ जाएगा 30 के आसपास, ऑन एन एवरेज लगभग 30 के आसपास जो है वो आ जाएगा. ठीक है भाई. तो अल्टीमेटली आपका एरिया कितना हो जाएगा, 420 पाई. ठीक है, इसको आप सबको आगे एक जीरो ऐड कर दो, आई थिंक मिसप्रिंट हो गया, कोई इशू नहीं है, आप सबके आगे जीरो ऐड कर दो, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो ए हो जाएगा. ठीक है भाई, आई होप आप ये चीज समझे होगे. चलो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं. अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अ रेक्टेंगुलर पार्किंग स्पेस इज मार्क्ड आउट बाय पेंटिंग 3 ऑफ इट्स साइड्स. If the length of unpainted side is 9 feet and the sum of length and the painted side is 37 feet, what is the area of the parking square? बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है. एक हमारे पास रेक्टेंगुलर पार्किंग फील्ड है, ये हमारा फील्ड हो गया, ठीक है. अब मुझसे बोला गया कि इसके 3 साइड को मैंने जो है वो पेंट कर रखा है. तो 3 साइड को अगर मैंने पेंट कर रखा है तो इस साइड को मैंने पेंट किया हुआ है, इस साइड को मैंने पेंट किया हुआ है एंड इस साइड को मैंने पेंट किया हुआ है. फर्दर मुझसे क्वेश्चन में ये चीज बोली जा रही है दैट लेंथ ऑफ अनपेंटेड साइड इज 9 फीट. मतलब ये जो है ना, ये आपका 9 फीट है, ओके. एंड द सम ऑफ लेंथ ऑफ पेंटेड साइड एंड द सम ऑफ लेंथ ऑफ द पेंटेड साइड्स इज 37. मतलब दिस प्लस दिस प्लस दिस इज 37. मतलब ये आपका कितना होगा, क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो ये भी 9 होगा, ये कितना है x होगा, ये कितना है x होगा. मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 9 प्लस x इज इक्वल टू 37. 9 प्लस 2x इक्वल टू 37, ठीक है. 2x इज इक्वल टू 28, ठीक है. एंड x इक्वल टू आपका आ गया 14. मतलब ये जो अनपेंटेड साइड है इनकी लेंथ भी मुझे पता चल गई, ठीक है भाई. अब मुझे आगे क्या बोला हुआ है, आगे बोला हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ द पार्किंग स्पेस. तो एरिया क्या हो जाएगा भाई, एरिया सिंपली लेंथ इंटू विड्थ यानी कि 9 इंटू 14 यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 126. 14 इंटू 9, ठीक है भाई. इतना इजी क्वेश्चन था. चलो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ कोन विथ बेस रेडियस 14 सेंटीमीटर एंड हाइट 26.5. आई थिंक ये कुछ क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो गया, ओके. कोई इशू नहीं है, आप इसको हम लोगों ने क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिया है, तो मैं इसको 420 मार्क करके आगे चलता हूँ. चलो भाई, अ सॉलिड मेटल सिलेंडर हैविंग अ रेडियस ऑफ 5 सेंटीमीटर एंड हाइट 18 सेंटीमीटर इज मेल्टेड डाउन एंड रिकास्टेड एज अ कोन हैविंग अ रेडियस ऑफ 3 सेंटीमीटर. फाइंड द हाइट ऑफ द कोन. मतलब मुझे ये बोला गया है दैट एक मेरा सॉलिड मेटल सिलेंडर था, उसका रेडियस था 5 सेंटीमीटर. ये हमारा सिलेंडर है, ठीक है. इसका रेडियस कितना है, रेडियस है आपका 5 सेंटीमीटर.
हाइट कितना है, हाइट है आपका 18 सेंटीमीटर। इसको मैंने मेल्ट करके एक कोन बना दिया। कोन का रेडियस कितना है, कोन का रेडियस है आपका 3 सेंटीमीटर। कोन का जो रेडियस है वो है 3 सेंटीमीटर। इस कोन की मुझे हाइट पूछी गई है। हाइट मतलब आप स्लांट हाइट मत ले लेना, हाइट मतलब ये हो गया, हाइट पूछी हुई है। तो भाई अगर आप किसी भी सिलेंडर को किसी भी शेप को, दुनिया के किसी भी शेप को, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला था, दुनिया के किसी भी शेप को मेल्ट करके किसी दूसरे शेप में बनाते हो, क्रिएट करते हो, तो अल्टीमेटली जो आपका एरिया रहता है दोनों शेप का वो हमेशा इक्वल रहता है। ठीक है भाई, तो इस सिलेंडर का एरिया और इस कोन का एरिया जो है वो इक्वल होगा। तो सिलेंडर का एरिया क्या होता है, सिलेंडर का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर एच विल बी इक्वल टू 1/3 पाई आर, R1 ले लो, R1 स्क्वायर एच। ठीक है भाई, तो आपका पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर रेडियस का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 इंटू 18 इंटू 3, ये 3 को मैंने इधर ले लिया, इज इक्वल टू R1 स्क्वायर यानी कि 9 इंटू हाइट। ठीक है, तो 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, तो 25 6 जा आपका कितना हो गया 30, 150। तो 150 सेंटीमीटर जो है वो आपका राइट आंसर होगा। तो मैंने कुछ भी नहीं किया, सिंपली मैंने दोनों के वॉल्यूम को इक्वेट कर दिया। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना है। डन, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर इज 22 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर वाइड। ठीक है, ये आप लेंथ लिख लो इसको। अ सिलेंडर इज फॉर्म्ड बाय रोलिंग द पेपर अलोंग इट्स लेंथ, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, इसको लॉन्ग लिखो बेसिकली। ठीक है, अब ये मेरा जो एक रेक्टेंगुलर पेपर है, ठीक है, ये मेरा रेक्टेंगुलर पेपर है, ये आपका 22 सेंटीमीटर वाइड है। ठीक है, आप एक काम करो, इसको सेंटीमीटर या दोनों को बेसिकली सेम मीटर में, सेम उसमें रख लो, ये 22 मीटर ही रख लो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, 22 सेंटीमीटर वाइड लेंथ है इसकी, एंड आपका जो विड्थ है ना वो है आपका 10 मीटर। इसको मैंने रोल करके एक सिलेंडर क्रिएट किया, ये आपका एक सिलेंडर है। ठीक है, तो अब मुझसे इस सिलेंडर का वॉल्यूम पूछा गया है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा सिंपल है। आप जब इस पेपर को रोल करोगे तो जो सिलेंडर बनेगा, आप कैसे रोल करोगे भाई, आप इस तरीके से कुछ रोल करोगे है कि नहीं, इस सिलेंडर को आप पेपर को इस तरीके से आप रोल करते चले जाओगे, राइट, मतलब अल्टीमेटली इस तरीके से आप जनरली रोल करोगे। तो आपकी जो सिलेंडर बनेगी उसकी हाइट जो होगी वो कितनी होगी, वो होगी 10 मीटर। ठीक है, सिलेंडर की हाइट 10 मीटर होगी। एट द सेम टाइम जो आपका विड्थ होगा, सॉरी रेडियस होगा इस सिलेंडर का, वो मुझे आप सोच के बताओ कितना होगा। वो जनरली आप देखोगे तो 22 जो है, इससे पूरे के पूरे सिलेंडर का जो है वो लेंथ आ रहा है, मतलब दैट ये सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया और इसका एरिया इक्वल होगा। मतलब इसका एरिया कितना होगा भाई, 220 होगा, 22 इंटू 10 इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर इंटू एच। ठीक है, तो 220 इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस इंटू हाइट। हाइट क्या होगा, हाइट मुझे 10 दिया गया है, तो 10 से एक 0 जो है वो कैंसिल हो जाएगा। 2 से 11 बार में, 11 से 2 बार में, तो 2/7 r इज इक्वल टू 1। तो r जो है मेरा आ गया 7/2 यहाँ से, तो जो रेडियस है वो आ गया 7/2। ठीक है, ये हमारा रेडियस जो है वो 7/2 आ गया। तो अल्टीमेटली मुझे अब सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, वो हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर एच। पाई कितना है भाई, 22/7, रेडियस स्क्वायर कितना है 7/2 इंटू 7/2 इंटू हाइट कितना है, हाइट है 10, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 11, 11 7 77 इंटू 10/2 यानी कि 770/2। ठीक है, तो अल्टीमेटली ऑन एन एवरेज आप देखोगे तो लगभग 385 के समथिंग अराउंड आपका आंसर आएगा। तो डी ऑप्शन जो है वो एक करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है भाई, आई होप आप क्वेश्चन को समझे होगे एंड सोल्यूशन को भी आपने अच्छे से नोट कर लिया होगा। अब देखो भाई, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। Question is that a solid sphere is melted and recast into a right circular cone with a base radius equal to the radius of the sphere। मतलब मेरे पास एक स्फीयर है, मैं यहाँ पर क्रिएट कर देता हूं, ये मेरा एक स्फीयर है। ठीक है, इस स्फीयर को मैंने मेल्ट किया है एंड मैंने इसको मेल्ट करने के बाद एक कोन के शेप में जो है वो कन्वर्ट कर दिया है। एंड मुझे ये चीज बोली गई है फर्दर दैट इन दोनों का जो रेडियस है वो इक्वल है। मतलब इसमें R1 R2 R डैश वगैरह डालने की जरूरत नहीं, अगर इसका रेडियस R है तो इसका भी रेडियस जो है वो R होगा। ठीक है,
ये चीज मुझे बोली गई है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ हाइट एंड रेडियस ऑफ अ कोन सो फॉर्म, मतलब मुझे बोला गया है दैट हाइट और रेशियो ऑफ हाइट एंड रेडियस, मतलब इसका हाइट जो है एंड रेडियस का रेशियो क्या होगा। तो अल्टीमेटली मैंने आपको क्या बताया था दैट दुनिया में किसी भी शेप को पिघला करके मैं कोई दूसरा शेप बनाता हूं तो जो दोनों शेप होते हैं उनका वॉल्यूम जो है वो इक्वल होता है। तो क्यों ना मैं इन दोनों के वॉल्यूम को इक्वेट कर दूं, ठीक है। तो अब जब इन दोनों के वॉल्यूम को इक्वल रखोगे तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है भाई, स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू कोन का वॉल्यूम। कोन का वॉल्यूम क्या होता है, कोन का वॉल्यूम आपको याद होगा दैट द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बेसिकली मैंने आपको बताया था दैट जो कोन होता है उस सिलेंडर का ही एक तरीके से 1/3 हो जाता है। तो आप इसको क्या करोगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब मुझे इसमें आर डैश वगैरह लिखने की जरूरत नहीं, वाई बिकॉज दोनों रेडियस जो है वो सेम है। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा एंड ये दोनों आर जो है वो इसके बचे हुए 2 आर से कैंसिल हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली आपके पास क्या बचा 4r इज इक्वल टू एच, ठीक है। अब मुझे रेशियो क्या पूछा है, हाइट एंड रेडियस, मतलब h/r पूछा हुआ है। तो h/r कितना हो गया भाई, h की वैल्यू 4 है तो r की 1 है, h की वैल्यू 4 है तो r की 1 है। तो अल्टीमेटली 4:1 आपका राइट आंसर हो गया। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, ठीक है भाई। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आएगा। काफी ज्यादा इजी कॉन्सेप्ट था, कोई ज्यादा डिफिकल्ट था नहीं। चलो हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, marbles of diameter 1.4 centimeter are dropped into cylindrical beaker containing some water and marbles are fully submerged. The diameter of the beaker is 7 centimeter. Find how many marbles have been dropped if water level rises by 5.6 centimeter. काफी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है बट आपको बस इसमें ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए दैट यहाँ पर मेरे पास छोटे छोटे मार्बल्स हैं। कितने हैं मुझे ये नहीं पता है, लेट्स से ये सब छोटे छोटे मार्बल्स हैं, ठीक है। देन इन सभी मार्बल का जो रेडियस है वो 0.7 है, रेडियस लगा लो 0.7 सेंटीमीटर, क्योंकि डायमीटर दिया गया, डायमीटर जनरली हम लोग अपने फॉर्मूले में यूज नहीं करते हैं, रेडियस करते हैं, तो रेडियस 0.7 होगा। एंड इन सभी के सभी मार्बल्स को मैंने एक सिलेंड्रिकल बीकर में डाला जिसमें पहले से कुछ पानी रहा होगा, ठीक है, ओके। ये है, सपोज कि पहले से इसमें पानी कुछ इतना था, ठीक है, या इस लेवल तक आपका पानी था, ठीक है। इसमें क्या किया मैंने, पूरे के पूरे स्फीयर को डाला। तो अब डालने से क्या होगा, ऑब्वियसली अभी जो मार्बल्स हैं वो इधर आ जाएंगे, राइट, बट आने की वजह से क्या होगा, वाटर जो है वो थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। तो अल्टीमेटली वाटर जो है वो समथिंग अराउंड यहाँ पहुंच गया, ठीक है। मतलब ये जो डिस्टेंस है ना, ये वाला जो पानी का इंक्रीज हुआ है ये मार्बल को डालने की वजह से हुआ है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डायमीटर ऑफ द बीकर, मतलब ये जो बीकर है इसका रेडियस कितना है भाई, इसका रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर एंड लेवल जो है वाटर का वो 5.6 सेंटीमीटर इंक्रीज हुआ है, 5.6 सेंटीमीटर से इंक्रीज हुआ है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में बस आपको ये लॉजिक ध्यान में रखना है दैट हमारा जो सिलेंडर है उसका उतना ही वॉल्यूम चेंज होगा जितना वॉल्यूम आप मार्बल्स का अंदर इस कंटेनर में डालते हो, ठीक है। ठीक है भाई, मेरे पास कितने मार्बल्स हैं मुझे पता नहीं है, बट मुझे ये पता है दैट इन सभी मार्बल्स का वॉल्यूम जितना होगा उतना ही वॉल्यूम पानी जो है वो ऊपर आया होगा, ठीक है, डन। तो इससे लेट्स सपोज कि मेरे पास x मार्बल्स हैं, तो एक मार्बल, अब क्योंकि ये स्फेरिकल है तो एक मार्बल का हमारा वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो 4/3 पाई इंटू आर क्यूब यानी कि 0.7 का क्यूब। बट मेरे पास मार्बल कितने हैं, एक नहीं है, मेरे पास x मार्बल्स है, मुझे पता नहीं एग्जैक्टली कितने मार्बल्स हैं। इसका वॉल्यूम इक्वल होगा उतने वॉल्यूम पानी के जितना वॉल्यूम ऊपर आया है। मतलब कितना वॉल्यूम पानी ऊपर आया, पाई आर स्क्वायर एच, मतलब पाई इंटू आर स्क्वायर, रेडियस कितना है भाई 3.5 इंटू 3.5, तो 35 इंटू 35 क्या होता है 1225 होता है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको हायर मैथ में बताया था 3 इंटू 4 हो जाता है, ओके। पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट, हाइट कितना है भाई 5.6 है, ठीक है। तो अब मैं इस चीज को, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लूंगा तो इजिली मेरे को नंबर ऑफ मार्बल्स यानी कि x की वैल्यू मिल जाएगी। बस इसमें आपको ये कॉन्सेप्ट समझना था दैट आपका जो भी वॉल्यूम इस पूरे के पूरे स्फीयर का होगा वो उतना ही होगा जितना वॉल्यूम पानी का आपका चेंज हो रहा है। तो आपका सिंपली पाई से जो ये पाई से ये पाई जो है वो कैंसिल हो जाएगा एंड फर्दर आप अगर देखोगे तो आप सिंपली यहाँ पर 4 इंटू 0.7, ठीक है, इसको 3 बार अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आता है 0.343,
फर्दर इसको 4 से मल्टीप्लाई एंड 3 से डिवाइड, तो आपका बेसिकली LHS में इस तरफ आ जाएगा 0.457x इज इक्वल टू 3.5 into 3.5 into 5.6 that comes out to be 68.6. ठीक है, एंड इसको आप डिवाइड कर दोगे 0.457 से, तो आपका अप्रोक्सीमेटली मतलब x की जो वैल्यू है ना वो 68.6 डिवाइडेड बाय 0.457 अप्रोक्सीमेटली आ जाएगी आपकी 150. तो आपका जो A है वो आपका राइट आंसर होगा. ठीक है भाई, काफी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था. आप जनरली इसको मल्टीप्लाई ना करके आप इसको ब्रेक भी कर सकते थे. सिंपली आप इसको ऐसे लिख सकते थे 4/3 इंटू 7/10 इंटू 7/10 इंटू 7/10 इज इक्वल टू 35/10 इंटू 35/10 इंटू 56/10. ठीक है, तो अल्टीमेटली ये तीनों के तीनों 10 जो है वो आपस में कैंसिल हो गए एंड ये हो जाएगा आपका 7 5s are 35, 7 5s are 35. ठीक है, 7 8s are 56 एंड x तो यहाँ पर एज इट इज ही रहेगा. तो x की वैल्यू आपकी हो जाएगी 5 इंटू 5 इंटू 8 यानी कि 5 इंटू 5 इंटू 8 इंटू 3/4. तो 4 2 जा 8, 5 5 जा 25, 25 2 जा 50, 53 जा 150. तो आपको ये डेसिमल वेसिमल में मल्टीप्लाई वगैरह करने से बेटर है कि आप इसको थोड़ा सा लॉजिकली इसको सॉल्व करो. तो आप ये वाला मेथड मत यूज करो. आप देखो यहाँ पर बिना कैलकुलेटर के, बिना कोई भी फालतू के मतलब कॉम्प्लिकेशन के मेरा आंसर सिंपली आ गया. ठीक है भाई, बस ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना था कि जितना वॉल्यूम मार्बल में पानी में डालूंगा उतना ही वॉल्यूम पानी जो है मेरा ऊपर आएगा. ठीक है, तो चलो भाई, मेंसुरेशन से रिलेटेड हम लोगों ने काफी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए. वैसे मेंसुरेशन से बहुत सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन जो है वो क्रिएट किए जा सकते हैं. हर एक टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करना ऑब्वियसली वीडियो के थ्रू पॉसिबल नहीं है. बस आपको ये चीज ध्यान रखनी है दैट वॉल्यूम आपको इक्वल करना है. अगर एक शेप को मैं दूसरे शेप में चेंज करता हूं या फिर इस तरीके से जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया, 2 डायमेंशनल हम लोगों ने कवर किया, 3 डायमेंशनल भी हम लोगों ने कवर कर लिया. तो इसी के साथ ये मेंसुरेशन वाले जो क्वेश्चंस हैं वो खत्म होते हैं. जनरली आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको इसी टाइप के ओवरऑल मोर एंड लेस क्वेश्चंस दिखेंगे एंड आपको क्या करना है, एटलीस्ट 50-60 इसके थोड़े ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो बिकॉज ये आपके फॉर्मूला बेस्ड ज्यादातर ये टॉपिक होता है एंड आपको काफी सारे फॉर्मूले याद रखने की जरूरत पड़ती है. कोन, हेमिस्फीयर, फ्रस्टम वगैरह से रिलेटेड जनरली आपको क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलेंगे, बट अगर मिलते भी है तो फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है, आपको बस फॉर्मूला पुट करना है. चलो भाई, मिलते हैं अगले वीडियो में. टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग.